नमस्कार सभी को। नमस्ते। नमस्ते नमस्ते मैम। मैडम। नमस्ते नमस्ते मैडम। दीदी। नमस्ते मैम। कैसे हैं आप सब? बस सब बच्चे मैम। चलिए वीडियो ऑन नाइस मैम। कर दीजिए, बाकी सब लोग भी। नमस्ते मनवीर नमस्कार नमस्कार। राकेश जी कैसे हैं आप? जी, बढ़िया। दो लोग रहते हैं अभी वीडियो ऑन करने के लिए। कोई बात नहीं है, चलिए शुरू करते हैं, है ना। चलिए जी, आप सब लोग मोस्टली लोग हैं जो मुझसे कोई ना कोई सब्जेक्ट पढ़ ही रहे हैं। कोई एस्ट्रोलॉजी में है, कुछ लोग हैं जो बिल्कुल न्यू हैं। हो सकता है उनको एस्ट्रोलॉजी भी ना आती हो या टैरो, मतलब कोई भी ऑकल्ट वाला सब्जेक्ट उन्होंने नहीं सीखा हो। क्लियर? तो हम अपने सब्जेक्ट को बिल्कुल स्टार्टिंग से ही रखेंगे, स्टार्टिंग से ही उसके बारे में जानेंगे। अच्छा, पहले तो मैं आप लोगों से ही पूछ लेती हूँ कि आप लोगों का इंटरेस्ट न्यूमेरोलॉजी में आया क्यों? सोनाली जी बताइए। मैम आपके वीडियोस देख के, न्यूमरोलॉजी के वीडियोस देख के बहुत इंटरेस्ट आया। ठीक है, चलिए शिवानी जी। मैम नंबर्स देख के कुछ फील होता था और अच्छा। प्लैनेट्स को समझने का एक अंदर से वो होता था कि प्लैनेट्स हैं क्या, इससे हम्म। हमारी लाइफ में क्या असर होता है। चलिए राकेश शर्मा जी। मैम, एस्ट्रोलॉजी सीख ही रहे हैं, गुरुजी से भी सीख रहा हूँ, आपसे भी, आपके संग प्रैक्टिस में भी, और टैरोट भी आपसे सीखा है। तो हाँ जी। इंटरेस्ट तो था, न्यूमरोलॉजी भी सीखनी थी, सोचा हुआ था। फिर आपका वो एक दो वीडियो देखे तो बड़ा इंटरेस्टिंग लगा। तो बस अब आपके साथ सीखना चाह रहे हैं, सीखेंगे अच्छे से। चलिए, और दूसरा एक कारण ये भी हो सकता है कि भाई अपना प्रोफेशन भी बनाना हो, है ना। एस्ट्रोलॉजी तो हमें आती है, अगर हम आती है। न्यूमेरोलॉजी को यूज कर लें तो हो सकता है हमारे प्रिडिक्शंस थोड़े और बेटर हो जाएं। हाँ, और माइन्यूट हो सकता हाँ, और माइनर प्रिडिक्शंस तक हम जा सकते हैं ना। तो एक तो ये हमारा मोटो हो गया कि भाई हम क्यों सीख रहे हैं सब्जेक्ट को। दूसरा, जो ऑकल्ट की फील्ड होती है ना, उसमें बहुत सारे उसके ब्रांचेस हो जाते हैं। जैसे आप लोग, हम सब एस्ट्रोलॉजी को तो जानते ही हैं। ठीक है, किसी को व्हाइट बोर्ड इसमें क्लैरिटी में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? कोई इश्यू तो नहीं है? सबको स्क्रीन एकदम अच्छी दिख रही है? ठीक है। दिख तो रही है मम्मी जी। एस्ट्रोलॉजी के भी बहुत सारे ब्रांचेस हो जाएंगे, प्रश्न शास्त्र आ जाएगा, संहिता आ जाएगा, है ना। और मेडिकल एस्ट्रोलॉजी आएगा। वो सब तो हम यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि हम तो वैदिक न्यूमेरोलॉजी सीखने के लिए आए हैं। फिर हम लेते हैं एक सब्जेक्ट होगा हमारा न्यूमेरोलॉजी। इसकी भी बहुत सारी ब्रांचेस हैं। इसमें हम सीखेंगे वैदिक न्यूमेरोलॉजी। ठीक है, क्यों सीखेंगे ये मैं अभी आपको इसका पूरा डिटेल दूंगी। इसके बाद आता है हमारा टैरो, और फिर आता है पामिस्ट्री। अगेन हमारे पास एक वास्तु भी हो जाएगा। मतलब ये मेन सब्जेक्ट हैं जो आपको मार्केट में ज्यादा दिखेंगे। इसके अलावा बहुत सारे और भी होते हैं, सिग्नेचर एनालिसिस जो हमने भी शुरू किया था थोड़े टाइम पहले। ग्राफोलॉजी भी है, माइंड रीडिंग, फेस रीडिंग, बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं। मेन आपको ये दिखाई देंगे जो मार्केट में अभी बहुत ज्यादा चल रहे हैं। आप देखो, एस्ट्रोलॉजी में हमें किस चीज की जरूरत होती है? एस्ट्रोलॉजी में हमें डेट ऑफ बर्थ चाहिए होता है, टाइम ऑफ बर्थ चाहिए होता है, और हमें प्लेस चाहिए होता है। यानी यहाँ पे हमारे पास ना पूरा डिस्क्रिप्शन होना चाहिए, बच्चा कब पैदा हुआ, कहाँ पैदा हुआ, कितने बजे पैदा हुआ। ठीक है, तभी हम चार्ट बना के अपना, तभी हम उसके बारे में कुछ प्रिडिक्ट कर सकते हैं। न्यूमेरोलॉजी में क्या होता है, हमें सिर्फ डेट ऑफ बर्थ चाहिए होती है, हमें टाइम से या हमें प्लेस से कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारे पास डेट ऑफ बर्थ होगी, हम उसका सारा प्रिडिक्शन कर देंगे। टैरो में हमें डेट ऑफ बर्थ भी नहीं चाहिए। टैरो में तो सिर्फ हमें उसका नेम चाहिए। ठीक है ना, हम नेम से उसकी एनर्जी से कनेक्ट हो जाएंगे और कनेक्शन बना के हम उसका पूरा प्रिडिक्शन कर देंगे। यहाँ पे हमारा नेम भी चला जाता है। यहाँ पे तो हमें नेम भी नहीं चाहिए, यहाँ पे तो हमें क्या चाहिए, उसका हाथ चाहिए। हम हाथ से प्रिडिक्शन करेंगे उसका, हाथ को देख के ना, पूरी रेखाओं को देख के। असल में हम खाली रेखाएं नहीं देखते हैं, हम यहाँ से लेके यहाँ तक का पूरा पाम देखा जाता है उसमें। वास्तु, वास्तु में हमें ये भी नहीं चाहिए, ये सारी चीजें हमारी खत्म हो जाएंगी। सिर्फ हम सराउंडिंग्स देखेंगे, एनवायरनमेंट देखेंगे, उसके घर की एनर्जी देखेंगे, उसके अकॉर्डिंग हम प्रिडिक्शन देंगे। अब आपके मन में एक सवाल उठता होगा कि एस्ट्रोलॉजी तक तो ठीक था, कम से कम हमारे पास टाइम तो था, प्लेस तो था, क्योंकि एक दिन में तो पता नहीं कितने बच्चों का जन्म होता होगा।
अब सबका प्रिडिक्शन सेम तो नहीं हो सकता ना, है ना। मैं कहूँ लाखों बच्चों का जन्म हुआ है, हो सकता है प्लेस भी सेम हो सकता है टाइम भी सेम हो, लेकिन हम तो यूज नहीं कर रहे ना अपने प्रिडिक्शन में टाइम को। अब ये कैसे हो सकता है भाई कि एक ही दिन में इतने बच्चों का जन्म हुआ और सबका प्रेडिक्शन आप कह रहे हो जी 16 दिसंबर 2009 को कोई पैदा हुआ, और हम आपके पास जाएंगे, आपने सबका सेम बता दिया कि सबका रूट नंबर 8 हो गया, डेस्टिनी नंबर ये हो गया, सबका प्रेडिक्शन सेम। थोड़ा सा लगता है ना अटपटा सा सुनने में कि क्या ऐसा हो सकता है। अब इधर आ जाते हैं तो इधर तो सिर्फ नाम से जुड़े हुए हैं, एक नाम के पता नहीं कितने लोग होते हैं, लेकिन फिर भी देखो टैरो के प्रेडिक्शन से ना ये मैच कर सकता है ना ये मैच कर सकता है। इस सबसे ऊपर माइनर से माइनर प्रेडिक्शन अगर हमें करने हैं तो हमें जाना टैरो के पास ही पड़ेगा। क्लियर। अब ना हम इसको समझते हैं पहले कि अगर एक दिन में 10 बच्चों का जन्म हुआ तो क्या सबकी लाइफ सेम रहेगी। इस बात को समझने के लिए हमें दो पार्ट्स में इसको समझना होगा। पहला, हमें एक अपना कर्म का सिद्धांत समझना होगा। दूसरा, हमें समझना होगा कि हमारे सक्सेस के पीछे ना कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं। ठीक है, हमारे सक्सेस के पीछे कौन कौन से फैक्टर्स होंगे ये हमें समझना होगा। तो कर्म सिद्धांत की अगर हम बात करें तो देखो 3 तरह के कर्मों की बात की जाती है, और भी होती है जो मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करूंगी, मैं सिर्फ 3 को बताऊंगी आपको। पहला होता है हमारा संचित कर्म, ठीक है। दूसरा होता है मेरा प्रारब्ध, और तीसरा होगा मेरा क्रियामान कर्म। अब संचित कर्मा कौन से हो जाएंगे। मैंने पहले भी जन्म लिया होगा, आपने सब आप लोग बैठे हुए हो, हमारे पता नहीं कितने जन्म हो चुके होंगे पहले, कोई मनुष्य रूप में रहा होगा या कोई और किसी जानवर के रूप में हमारा जन्म रहा होगा, किसी भी फॉर्म में हमारे जन्म हुआ होगा। हमने हर जन्म में कुछ ना कुछ कर्म तो किए ही होंगे ना अपनी लाइफ में, क्योंकि बिना कर्म के तो हम एक सेकंड भी नहीं रह सकते। देखो हम सांस तो कम से कम लेते हैं, पलक झपकाते हैं, सब क्या है हमारा कर्म ही तो है, चाहे वो विचारों से हो रहा हो, बोल के हो रहा हो, हाथों से हो रहा हो, कैसे भी हो रहा हो, हम कर्म तो कर ही रहे हैं। और हर कर्म का, चाहे वो अच्छा कर्म हो या बुरा कर्म हो, उसका फल भी हमें जरूर मिलेगा। गीता में भी लिखा हुआ है ना कि हर कर्म का फल तो आपको जरूर मिलेगा। अब हम इसको ऐसे समझ सकते हैं कि मेरे पास एक बॉक्स जैसा मैंने बना लिया, ठीक है, उसके अंदर मेरे बहुत सारे कर्मों के फल यहाँ पे गैदर हो गए, बहुत सारे कर्मों के फल इकट्ठे हो गए मेरे पास, ठीक है। उसमें से हो सकता है कि मैंने उस वक्त सारे कर्मों का फल अपना हर जन्म में ना भोगा हो, जरूरी थोड़ी है मैं इस जन्म में जितने मैंने कर्म किए सबका फल मैं अभी भोग लूं। अगर ऐसा होता तो ज्योतिष के पंचम भाव से हम प्रारब्ध को देखते ही क्यों। भाई कुछ तो हम लेके आ रहे होंगे ना पीछे से, जिससे हमारा भाग्य बनेगा, जिससे मेरी पूरा लाइफ चलेगी। इसका एक बहुत छोटा सा पार्ट, हमें नहीं पता कितना पार्ट, कोई रिसर्च नहीं हुई है इसके ऊपर, इतना पार्ट हम मान के चलें, आप इससे ज्यादा भी मान सकते हो। इसका कुछ हिस्सा मैं आज अपने जन्म में लेके आई हूँ, जिसको मैं बोलूंगी कि ये मेरा प्रारब्ध है, लेखा जोखा। जैसे हमने सुना है कि भाई ये बच्चा ना चांदी की चम्मच लेके ही पैदा हुआ है, बिल्कुल। क्यों पैदा हुआ है, मेहनत कुछ करता नहीं है, बैठा रहता है, फिर भी इसको सब कुछ मिल जाता है। तो वो तो इसकी डेस्टिनी हो गई ना, वो तो उसका प्रारब्ध है जो अपने साथ वो लेके आया है। हो सकता है उसने पहले बहुत अच्छे कर्म किए हो सकता है ना ये। तो ये हमारा कुछ हिस्सा जो मिलेगा ना वो मेरे आज में, जो मेरा प्रेजेंट टाइम है जिसको मैं अब जीऊंगा, उसमें यूज हो जाएगा, उसमें हम इसको ऐड कर देंगे। इसके बाद जो थर्ड कर्म आते हैं वो होते हैं मेरे क्रियामान कर्म। क्रियामान का मतलब होता है अब प्रेजेंट टाइम में जो हम कर रहे हैं। जैसे आप लोग बैठे हो, आप लोग सब पढ़ रहे हो, ठीक है, कोई खाना बनाएगा क्लास खत्म होने के बाद, कोई कुछ और काम करेंगे, पढ़ेंगे या जो भी कुछ करेंगे, वो सब हमारे क्रियामान कर्म में आ जाएगा। तो ये जितने भी सब्जेक्ट्स हम पढ़ते हैं ना, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमेरोलॉजी, चाहे टैरो हो, पामिस्ट्री हो, वास्तु हो, बेसिकली इनका एक उद्देश्य क्या होता है कि हमारे जो क्रियामान कर्म होते हैं ना, जो अब हम इस लाइफ में कर रहे हैं, उसको हम बेटर बना पाए। बस इनका उद्देश्य सिर्फ इतना होता है। प्रारब्ध को आप अपना 1 इंच भी चेंज नहीं कर पाओगे, सिर्फ आप अपना क्रियामान कर्मों को बेटर बना पाओगे। कितनी भी आप रेमेडी कर लो, इसमें कोई भी असर नहीं आने वाला है। रेमेडी से सिर्फ असर कहाँ आ सकता है, क्रियामान कर्मों में, वो भी कुछ प्रतिशत। ऐसा नहीं है कि आपने
रेमेडी कर ली और सारे क्रियामान कर्म मेरे ठीक हो जाएंगे। इसीलिए जितने भी ये सब्जेक्ट्स है ना, इनको हम बोलते हैं भाई ये ना जीपीएस हो गए, मतलब हमें रास्ता दिखाने का एक तरीका हो गया। अब हम कई बार करते हैं, कई बार हम क्या करते हैं कि हम जरूरी नहीं है कि उसी रास्ते से अपनी मंजिल पे जाएं, हम रास्ता चेंज भी तो कर देते हैं। ये तो गलत बता रहा होगा, रास्ता चेंज करके दूसरे वाले रास्ते से जाते हैं, ऐसा हम करते हैं नॉर्मली। जब आप ट्रैवलिंग करते हो आप देखते हो, डेस्टिनेशन तो वही होती है ना। डेस्टिनेशन आपको अपने घर जाना है, चाहे इधर सीधे हाथ की तरफ से जाओ चाहे उल्टे हाथ की तरफ से जाओ, जाओगे आप अपने घर पे ही। आपका रास्ता चेंज हो जाएगा, डेस्टिनी चेंज नहीं होगी। तो ये जो रेमेडीज वगैरह हम करते हैं ना, डेस्टिनी उससे चेंज नहीं होने वाली, मेरी मेरी डेस्टिनेशन चेंज नहीं होगी बिल्कुल भी, तरीका चेंज हो जाएगा। हो सकता है मुझे कोई इजी वे मिल जाए, मुझे कोई शॉर्टकट वे मिल जाए, ठीक है ना। फिर आता है जी, अब आप लोग कहोगे कि भाई ये बता दो कि ये जो सारे सब्जेक्ट्स हम पढ़ लेंगे तो क्या इससे हम अपना भाग्य बदल लेंगे? बिल्कुल भी नहीं बदल सकते। आप कहोगे न्यूमेरोलॉजी पढ़ने से, मैम एक बात बताओ, नया बैच आपने शुरू किया है, क्या हमारे बैलेंस लाइफ के झगड़े खत्म हो जाएंगे या मेरा करियर और ज्यादा अच्छा हो जाएगा? तो मैं कहूंगी इससे डायरेक्टली कुछ नहीं होगा, इनडायरेक्टली जरूर इफेक्ट हो सकता है। अब इनडायरेक्टली कैसे इफेक्ट होगा उसको समझ लेते हैं। अब देखो, सक्सेस के ना 4 मंत्र समझने पड़ेंगे हमें पहले। 4 मंत्र कौन से होते हैं? एक तो होता है हमारा बर्थ। बर्थ का मतलब क्या होता है? जहां पे मेरा जन्म हुआ, जिस घर परिवार में मेरा जन्म हुआ ना, उसका मेरी सक्सेस के ऊपर बहुत ज्यादा इफेक्ट होता है। ये तो आप भी मानते हो, मानते हैं या नहीं मानते, है ना? अनुराधा जी बताइए। मैम बिल्कुल मानते हैं, क्योंकि फैमिली तो आपका रूट है ना, जो आपको आपकी बिल्कुल, अपब्रिंगिंग वहीं से शुरू होगी। अपब्रिंगिंग वहीं से शुरू होगी। यस। और देखो इसका एक बहुत अच्छा सा एग्जांपल दूं, जब आप जैसे हम ज्यादातर मैरिजेस होती है ना, तो उनका रूट देखा जाता है कि किस घर से आई है बहू, जरा देखें संस्कार कैसे होंगे इसके। क्यों देखते हैं हम वो सारी चीजें, है ना? क्योंकि उसके ऊपर उसका प्रभाव रहता है बहुत ज्यादा। तो इसलिए बर्थ का तो बहुत ज्यादा इफेक्ट है। कोई किस घर में पैदा हुआ है, उसी से उसकी जो सारी, उसकी कहते हैं ना कि उसकी सक्सेस की वो नींव हो जाती है बिल्कुल। पर इसको ना आप चुन के नहीं लाते अपने साथ। बच्चा अपने साथ ये नहीं कहेगा कि मुझे तो उसी घर में पैदा होना है, वहां ज्यादा सुविधाएं मुझे मिल जाएंगी, मैं तो उसी घर में जा रहा हूँ, ऐसा कभी नहीं होगा। ये तो अपने हमारे प्रारब्ध से चल के आया है। बर्थ के बाद होता है हमारी सराउंडिंग्स। अब ये जो सराउंडिंग्स रहती है ना, ये हमारे हाथ में होता है। इसका मतलब ये जो सराउंडिंग्स हैं ये किसका हिस्सा बन जाएंगे? मेरे क्रियामान कर्म का हिस्सा बन जाएंगे, है ना। और जो क्रियामान कर्म होता है ना, वो हमारी फ्री विल होती है। फ्री विल का मतलब है कि मेरे बुद्धि विवेक के ऊपर डिपेंड करेगा कि मैं किस चीज को किस पर्सपेक्टिव में लूं, किस बात को कितना। मान लो आपने मुझसे आज कोई बात बोली, मैं उसको नेगेटिव सेंस में भी ले सकती हूँ, मैं उसको पॉजिटिव सेंस में भी ले सकती हूँ, ठीक है ना। तो वो तो मेरी फ्री विल, मेरे बुद्धि विवेक के ऊपर डिपेंड करेगा ना, मैं उस चीज को कैसे समझ रही हूँ। इसीलिए ये जो सराउंडिंग्स होती है ना, ये मेरे अपने हाथ में। उसके बाद आता है जी अफर्ट्स। अफर्ट्स भी मेरे अपने ही हाथ में है। मैं कितने अफर्ट्स लगा रही हूँ, पता चला कि मैं बिस्तर से ही नहीं उठ रही काम करने के लिए। अगर मैं उठूंगी ही नहीं तो मेरी लाइफ के जो जितने चैलेंजेस हैं उसको मैं कैसे फेस कर पाऊंगी। इसीलिए आप लोगों ने देखा होगा कि जब हम चार्ट बनाते हैं ना अपना एस्ट्रोलॉजी का, जिनको भी एस्ट्रोलॉजी आती है, भाग्य भाव और हमारा थर्ड हाउस जिसको हम पराक्रम का हाउस कहते हैं, बिल्कुल आमने सामने होते हैं। आमने सामने होने का मतलब यही है कि अगर भाग्य ने साथ नहीं दिया ना तो तुम्हें मेहनत करनी पड़ेगी, और अगर भाग्य ने साथ दिया तो तुम बिना मेहनत किए भी ऊपर पहुंच जाओगे बहुत ज्यादा, ठीक है। इसीलिए ये दोनों हाउसेस को बिल्कुल आमने सामने बनाया जाता है। ये भी मेरे क्रियामान कर्मों में ही ऐड हो जाएगा। इसके बाद आता है लास्ट जो होता है मेरा डेस्टिनी। अब देखो ये जो डेस्टिनी है ना, ये भी मेरे हाथ में नहीं है। ये हो जाएगा मेरा संचित कर्मा, ये हो जाएगा मेरा प्रारब्ध कर्मा, ये मेरे हाथ में नहीं है। भाग्य, मेहनत कितनी भी कर लूं, सराउंडिंग्स कितनी भी अच्छी फैसिलिटी मैं अपने बच्चों को दे दूं, कितना भी वो एफर्ट्स डाल लें, लेकिन जाना वही होगा जहां वो जाएंगे, ठीक है ना। अब इसका एग्जाम्पल देखो, हमसे ज्यादा मेहनत आपके घर में काम करने वाले लोग करते हैं या नहीं करते? अगर एफर्ट्स की बात लगाएं तो वो हमसे ज्यादा मेहनत करते हैं। पर क्या वो उस स्टेज में है जिसमें हम भी हैं? हम ये नहीं कह रहे कि हम बहुत अच्छे हैं,
बहुत अच्छी लाइफस्टाइल जी रहे हैं, लेकिन जिसमें हम हैं क्या वो उस तक भी है? उस तक तो नहीं है ना वो। उनको भी लगता होगा कि काश हम जिनके घर में काम कर रहे हैं उनके जैसे ही होते। तो वो तो उनकी डेस्टिनी है ना, इसको नहीं चेंज कर सकते। हाँ, हम अपने जो सब्जेक्ट्स पढ़ेंगे ना उसके द्वारा हम इनको बेटर बनाने के लिए एफर्ट्स लगा सकते हैं। हम यहाँ पढ़ने आए हैं न्यूमेरोलॉजी, ठीक है ना। तो न्यूमेरोलॉजी से हम अपनी लाइफ को कैसे बेटर बनाएंगे इसको हम पूरे कोर्स में सीखेंगे। बस मेरा एक ही सजेशन रहेगा आप लोगों के लिए कि एक नंबर मैंने पढ़ा दिया या दो नंबर मैंने बताना शुरू कर दिया तो उसे पढ़ते ही आप लोग प्रिडिक्शन मत कीजिएगा किसी का भी। क्यों नहीं कीजिएगा प्रिडिक्शन? क्योंकि जब मैं एक नंबर बताऊंगी ना आपको कि एक नंबर वालों की ये क्वालिटीज होती है, दो नंबर वालों की ये क्वालिटीज होती है, तो वो सिर्फ 40% इफेक्ट ही डालता है, ठीक है ना। उसके बाद जो बाकी एड ऑन होगा, मेरा डेस्टिनी नंबर आएगा, मेरी ग्रिड आएगी, मेरी दशा बनेगी, उस सब का भी तो बहुत ज्यादा इफेक्ट होगा ना। भाई दो नंबर वाले तो लाखों बच्चे होंगे, करोड़ों होंगे, सब एक जैसे तो नहीं हो सकते, उसका इफेक्ट भी तो चेंज होगा ना। तो वो तो सराउंडिंग्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें देखना पड़ेगा। इसीलिए बोला जाता है कि देश काल परिस्थिति को देखो। एक दो नंबर का बच्चा मेरे घर में हुआ है, एक दो नंबर का बच्चा सोनिया जी के घर में। सोनिया जी यूएस में रहती हैं, मैं यहाँ देहरादून में रहती हूँ, तो पालन पोषण का ही फर्क हो जाएगा, उसके अकॉर्डिंग उसके बिहेवियर पे भी इफेक्ट आएगा। तो ये सारी चीजें ना आपको न्यूमेरोलॉजी में समझनी पड़ेंगी कि किस चीज को हमें कैसे देखना है। अब न्यूमेरोलॉजी हमारी हेल्प कैसे करेगा? हेल्प करने के लिए देखो, हमें एस्ट्रोलॉजी में पता है, हम बता देते हैं दशा वगैरह देख के कि भाई आगे ऐसी दशा आ रही है, आप ऐसे थोड़ा ध्यान रखना। ठीक है, हम न्यूमेरोलॉजी में भी दशा सिस्टम का यूज करेंगे, है ना। हम यहाँ पे महादशा पढ़ेंगे, अंतर पढ़ेंगे, प्रत्यंतर दशा पढ़ेंगे और बहुत अच्छे अच्छे रिजल्ट्स हम निकालेंगे। इसके साथ में ये दशाएं सिस्टम तो हम पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, लेकिन ये पहली बात आप ये दिमाग में बिल्कुल बैठा लो कि जरूरी नहीं है कि हम सारे ही प्रिडिक्शन कर लें, क्योंकि हर सब्जेक्ट का ना एक कहते हैं ना लिमिट होती है हर सब्जेक्ट की, है ना। कि हम जैसे हम बहुत माइनर से जो इवेंट्स होते हैं ना कि आज ये काम होगा, वो हम प्रश्न का यूज करते हैं एस्ट्रोलॉजी में। ऐसे ही हम वैदिक न्यूमेरोलॉजी की भी कुछ लिमिट है कि वो क्या क्या प्रिडिक्शन कर सकता है और क्या क्या प्रिडिक्शन नहीं कर सकता है, उसको मैं आपको लिखा दूंगी। तो उस लिमिट तक ही रहें, ऐसा नहीं है, क्योंकि ना बहुत से लोगों ने जैसे एस्ट्रोलॉजी पढ़ी हुई है, टैरो पढ़ी हुई है, तो उनको लगता है कि फटाफट प्रिडिक्शन हो जाएंगे और सारे प्रिडिक्शन हो जाएंगे। सारे प्रिडिक्शन नहीं होंगे, जितने होने चाहिए उतने होंगे, लेकिन जो होंगे वो बहुत परफेक्ट होंगे। उसमें आप एस्ट्रोलॉजी का चार्ट नहीं भी देखोगे ना तो भी आप प्रिडिक्ट कर दोगे, इजीली प्रिडिक्ट कर दोगे, ठीक है ना। वो वाले प्रिडिक्शन हम देखेंगे कौन से होंगे। दूसरा, न्यूमेरोलॉजी हमें इफेक्ट कैसे करेगी। मान लो मेरे घर में दो नंबर का बच्चा है या कोई एक नंबर का है, ठीक है ना। अब मुझे पता है भाई एक नंबर वाले को गुस्सा आता है, तो अब मुझे क्या करना चाहिए? क्या मैं उसके सामने थोड़ा सा कम बोलूं, या अगर उसने कोई बात बोली है तो मैं उसको ना काटूं, उसकी बात को अपोज ना करूं मैं उसके सामने डायरेक्टली, ठीक है ना। अगर कोई दो नंबर वाला है, मुझे पता है भाई दो नंबर के अंदर थोड़े इमोशंस ज्यादा होते हैं, इसका मतलब मुझे जो उस बच्चे को हैंडल करना होगा वो कैसे हैंडल करना होगा, इमोशनल टच बनाना पड़ेगा मुझे उसके सामने। मुझे उससे ना बैठ के बातें करनी पड़ेंगी। अगर वो स्कूल से आया है तो मैं उसके फ्रेंड्स के बारे में जानूंगी। तो ये इनडायरेक्ट इफेक्ट करेगी आपके रिलेशंस को सुधारने में। डायरेक्ट इफेक्ट नहीं बोलेंगे हम। जैसे वास्तु में भी आप लोग देखोगे कि मार्केट में बहुत बहुत ज्यादा ये फैला हुआ है वास्तु के लिए, कि भाई वास्तु से इस तरफ टॉयलेट बना दोगे या इस तरफ ऐसा कर दोगे तो शादी टूटने से रुक जाएगी। ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं होता, ठीक है ना। पहले तो ये मिथ है ना, इसके ऊपर भी एक वीडियो बनानी पड़ेगी कि ये बिल्कुल मिथ है, ऐसा कुछ होता ही नहीं है। वास्तु का एस्ट्रोलॉजी से कोई कनेक्शन नहीं है, बहुत माइनर सा कनेक्शन जो कि सिर्फ ग्रहों के कारण है। क्योंकि देखो ग्रह ना ऐसा नहीं है कि सिर्फ मेरे ही ऊपर इफेक्ट कर रहे हैं, सब किसी के ऊपर इफेक्ट कर रहे हैं ना, पूरी धरती के ऊपर इफेक्ट कर रहे हैं। इसका मतलब वास्तु के ऊपर भी करेंगे, लेकिन इतना नहीं करेंगे कि आपका डाइवोर्स भी ग्रह ही करवा रहे हैं, और वो भी आपका घर ही आपका डाइवोर्स करवा रहा है अगर आपने बाथरूम इस दिशा में बना दिया। तो ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं होगा। क्लियर? ये समझ में आया? अभी तक किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हो। अभी पहले किसी ने कोई न्यूमेरोलॉजी पढ़ी हुई है?
मैम एक इससे अलग थोड़ा चीज पूछनी है कि लूसो ग्रिड जो होता है वो इसी में आता है क्या? नहीं नहीं, लोशो ग्रिड अलग होता है। अच्छा, मैं वो आजकल बताती हूँ, बहुत बहुत फेसबुक वगैरह पे बहुत देखा है आजकल। बहुत देखने को मिलता है, बिल्कुल। बहुत सारे फॉर्म्स होते हैं ना न्यूमेरोलॉजी के, कोई एक फॉर्म नहीं होता न्यूमेरोलॉजी का। जैसे एक रेसिपी बनाने के बहुत सारे तरीके होते हैं, ऐसे ही न्यूमेरोलॉजी के बहुत सारे फॉर्म्स होते हैं। तो वो सारे हम समझेंगे न्यूमेरोलॉजी के कितने तरीके होते हैं, है ना। अब देखो, न्यूमेरोलॉजी कोई नया सब्जेक्ट तो है नहीं। बेसिकली हम नंबर्स का यूज कर रहे हैं। और नंबर्स कोई आज ही थोड़ी पढ़ रहे हैं हम, कि हम अभी 10-15 साल से 20 साल से नंबर्स पढ़ रहे हैं। हम तो सदियों से पढ़ते आ रहे हैं, है ना। हमारी तो माला में 108 बीड्स डले हुए होते हैं। 21 बार मंत्र पढ़ो, 11 बार इसका जप करो, 7 फेरे, 7 बार, 12 महीने, है ना। तो कितने सारे, सब कुछ तो नंबर्स में है। तो नंबर कोई पुराना सब्जेक्ट तो है नहीं, नंबर्स तो बहुत ओल्ड सब्जेक्ट है। और सब चीज के पीछे ना एनर्जी ही काम करती है। अगर एंड रिजल्ट आप देखोगे ना, तो हर चीज के पीछे एनर्जी ही काम करती है। चाहे वो नंबर्स हो, चाहे वो वास्तु हो, चाहे वो रेकी हो, चाहे वो टैरो। एनर्जी फील्ड, हमारे चारों तरफ भी एनर्जी फील्ड होती है, जो कि हमारे बॉडी के जो 7 चक्रा होते हैं ना, उसके रोटेट होने से, बॉडी में जो चक्रास होते हैं ना, बेसिकली उसके रोटेट होने से वो एनर्जी की फील्ड बनती है, जिसको हम ऑरा बोलते हैं। जैसे आप किसी के पास जाओगे ना, तो आपको अच्छा लगेगा, या कोई आपके घर में आया है, तो आपको अच्छा लगेगा कि बड़ा ना, इससे मिलके बड़ा मुझे अच्छा लगा, इसका मतलब उसका ऑरा बड़ा पॉजिटिव है ना। कुछ तो एनर्जी होगी ना उसके अंदर, जो पॉजिटिव हमें फीलिंग्स आई होंगी। तो इसी तरीके से हम न्यूमेरोलॉजी को अब समझेंगे। देखो, न्यूमेरोलॉजी के ना बहुत सारे टाइप्स होते हैं। मार्केट में 3 ज्यादा चल रहे हैं, लेकिन 3 के अलावा भी काफी सारे टाइप्स होते हैं न्यूमेरोलॉजी के, जिसमें पहला होता है आपका कबाला न्यूमेरोलॉजी। ये आप ना गूगल वगैरह सर्च करके भी इनके बारे में थोड़ी और इंफॉर्मेशन ले सकते हो। कबाला न्यूमेरोलॉजी ना 13th सेंचुरी में यूज हुआ करती थी। और इसमें ना डीओबी मतलब डेट ऑफ बर्थ नहीं यूज करते थे ये लोग। कबाला जो एक कम्युनिटी थी, वो क्या करते थे, डेट ऑफ बर्थ को यूज नहीं करते थे। साउंड, जो हम साउंड होती है ना, साउंड की कोई ना कोई वाइब्रेशन होती है। तो जो इंसान कुछ बोल रहा है, उसकी जो साउंड बन रही है, उस साउंड के आधार पर प्रिडिक्शन होता था। जैसे मंत्र जाप हम करते हैं ना, वो कैसे इफेक्ट करता है। बेसिकली जितनी भी रेमेडीज होती हैं, वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड पे ही इफेक्ट करती हैं, क्योंकि हम सोचने लगते हैं कि हाँ मेरे साथ अच्छा हो रहा है, अच्छा हो रहा है, अच्छा हो रहा है। और यहीं पे ही हमारा लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करने लगता है। जैसे कि आपने एक संस्कृत का मंत्र भी सुना होगा, यथा दृष्टि तथा सृष्टि। जैसा आप सोचोगे, ऐसी ही चीजें आपके आसपास होने लगेंगी। तो ये सारी चीजें काम कैसे करती है, बेसिकली वाइब्रेशन का खेल है सारा। सब कुछ वाइब्रेशन के अकॉर्डिंग ही काम करता है। तो इसमें कबाला जो न्यूमेरोलॉजी होती थी, उसमें डेट ऑफ बर्थ का यूज नहीं होता था। वाइब्रेशन के थ्रू प्रिडिक्शंस किए जाते थे। बहुत पहले यूज होती थी, अब तो नहीं है, ये सब कुछ यूज नहीं होते। फिर हमारा आता है चाइल्डियन न्यूमेरोलॉजी यूज होती है। इसका तो आपने नाम भी सुना होगा। चाइल्डियन न्यूमेरोलॉजी जो होती है ना, इसको बोला जाता है कि ग्रीस में सबसे पहले ये यूज हुई थी। चाइल्डियन जो न्यूमेरोलॉजी है, इससे हम बिहेवियर का प्रिडिक्शन कर सकते थे। लेकिन इसमें एक कमी थी कि इससे हम दशा सिस्टम नहीं यूज कर सकते थे। मतलब अगर आप इवेंट प्रिडिक्शन की बात करो ना, कि ये काम मेरा जुलाई के उस सन में हो जाएगा, जॉब मेरी कब लगेगी, प्रमोशन मेरा कब होगा, तो वो प्रिडिक्शन आप चाइल्डियन न्यूमेरोलॉजी वगैरह से नहीं कर सकते। बहुत सारे और भी फॉर्म्स होते हैं इनके, वो आप गूगल सर्च करना, आपको मिल जाएगा। फिर होता है अबजाद सिस्टम। अबजाद जो सिस्टम था ना, वो अरब में यूज हुआ करता था। न्यूमेरोलॉजी का ये भी एक सिस्टम था जो कि अरब में यूज होता था। अब जो ये कबाला जो था ना, इसमें तो नंबर यूज ही नहीं होते थे। चाइल्डियन में जितना मुझे पता है, क्योंकि मैंने तो चाइल्डियन पढ़ी ही नहीं है, उसमें सिर्फ 0 से लेके 8 तक ही नंबर्स यूज होते हैं। 0 तो हम इसमें यूज ही नहीं करते हैं। 1 से लेके 8 तक ही नंबर यूज होते हैं। अरब में आना शुरू हुआ 0 से लेके 9, यानी 9 नंबर का जो एडिशन हुआ ना, वो यहाँ से स्टार्ट हो गया होना, जब अरब में न्यूमेरोलॉजी यूज किए जाने लगी। उसके बाद आता है हमारा पाइथागोरियन। पाइथागोरियन अभी आपको सुनने को बहुत मिलेगा। चाइल्डियन है, पाइथागोरियन है, चाइनीज है, जिसको लोशु ग्रिड जो अभी बताया था ना राकेश जी ने, कि लोशु ग्रिड यूज होती है, उसको बोलते हैं हम। इसमें हमारा डेट ऑफ बर्थ का यूज होता है, ठीक है।
और इसको बोला जाता है कि ये ना सबसे ओल्डेस्ट न्यूमेरोलॉजी की फॉर्म है पाइथागोरियन, लेकिन इससे भी ओल्डेस्ट जो थी वो कबाला न्यूमेरोलॉजी थी। ठीक है ना, ओल्डेस्ट ये वाली नहीं थी। वेस्टर्न कंट्रीज में पाइथागोरियन न्यूमेरोलॉजी ज्यादा यूज होती है। पाइथागोरियन में क्या है कि आप बिहेवियर प्रिडिक्ट कर सकते हो, लेकिन आप दशा सिस्टम इसमें भी यूज नहीं कर सकते। दूसरा, जब इसको पढ़ाया जाता था ना, तो उस वक्त जैसे अभी तो आप जो मैं बोल रही हूँ या जो मैं आपको रिकॉर्डिंग भेजूंगी उसको आप नोट डाउन कर लोगे, सब कुछ लिख लोगे ना, रिकॉर्डिंग आपके पास रहेगी जो मैंने बोला। पहले जमाने में रिकॉर्डिंग तो होती नहीं थी, जो हम बोल रहे हैं गुरु शिष्य संवाद में सब कुछ सीखा जाता था। तो पाइथागोरियन के टाइम पे कैसा था कि जो गुरु उनको सिखा रहे हैं ना, वो सिर्फ नोट कर रहे हैं उस वक्त, मतलब लिखने, सॉरी नोट भी नहीं करते थे, उनको लिखने भी नहीं दिया जाता था वो चीज। तो अब उनके तो माइंड में ही रहेगी ना, पता चला क्लास खत्म हो गई उनकी, उसके बाद उनको कितना याद रहा। या 10 लोग पढ़ने वाले हैं, तो 10 में से सब, हर एक जो समझेगा वो अपने दिमाग के अकॉर्डिंग ही समझेगा ना। जिसकी जितनी माइंड पावर होगी, जिसके जैसी सोच होगी, उसके अकॉर्डिंग वो सब्जेक्ट समझने की कोशिश करेगा। तो इसमें एक कमी थी कि इसका जो डॉक्यूमेंटेशन हुआ ना, उसमें बड़े कॉन्फ्लिक्ट्स आ गए कि ये चीज इसने ऐसे बोल दी, इसने ऐसे बोल दी। इसीलिए ये वाली न्यूमेरोलॉजी में प्रिडिक्शन होते नहीं। उसके बाद आता है जी हमारा चाइनीज, जो कि अभी आप देख रहे हो, लोशो ग्रिड, जिसको आपने नाम बहुत सुना होगा। लोशो ग्रिड तो बहुत ही पुराना सब्जेक्ट है, पाइथागोरियन के बाद ही लोशो ग्रिड आया था। लेकिन इसमें भी एक कमी है, बिहेवियर आप बता सकते हो, इसमें बहुत इजीली बता सकते हो और बहुत अच्छा भी बता सकते हो, लेकिन दशा सिस्टम यहाँ पे भी नहीं है। ठीक है ना, दशा सिस्टम सिर्फ वैदिक न्यूमेरोलॉजी में आएगा, जो हम अब पढ़ेंगे। अब ऐसा होने लगा है कि चाइनीज में ना, मैंने कई बार देखा है, कुछ सेशंस मैंने अटेंड किए थे कुछ लोगों के, तो उसमें ऐसा होता है कि कुछ वैदिक का उठाया, कुछ पाइथागोरियन का उठाया, ऐसे मिक्स कर दिया सारी चीजों को। सारी चीजों को मिक्स करके ना दशा सिस्टम निकालने की कोशिश की गई है इसमें, लेकिन यहाँ पे दशा सिस्टम नहीं था पहले से। हाँ शरद जी बताइए क्वेश्चन। मीनू जी, ये लोशो ग्रिड में लोग पर्सनल ईयर, पर्सनल मंथ, पर्सनल डे की बात करते हैं, वो हाँ, दशा वो पूरा से नहीं, कोई वो दशा सिस्टम नहीं है, वो दशा सिस्टम नहीं होता, वो पूरे साल का बात करते हैं। मतलब अगर 2024 है ना, पूरे साल का एक प्रिडिक्शन है, तो वो हम जितने भी लोग बैठे हैं ना, सबके लिए सेम होगा। हमारा जो वैदिक होगा ना, वो पर्टिकुलरली मेरी डेट ऑफ बर्थ के लिए मेरा प्रिडिक्शन होगा, आपकी डेट ऑफ बर्थ के लिए आपका ही प्रिडिक्शन होगा वो। ठीक है। लेकिन मीनू जी, जहाँ तक मेरी जानकारी है उसमें भी वो डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से स्पेसिफिक टू एक इंडिविजुअल होता है। जैसे पर्सनल ईयर है हाँ तो वो हाँ, मेरा मेरा और आपका डिफरेंट होगा, सेम नहीं होगा। तो फिर उसमें ना दशा सिस्टम क्या कहते हैं, प्रत्यंतर वगैरह वो यूज नहीं करते होंगे, अंतर वगैरह यूज नहीं करते होंगे। साल के हिसाब से देख के प्रिडिक्शन किया जाता है उसमें। और उसके प्रिडिक्शन अगर आप देखोगे ना, अगर आप अभी, तो अब मैं वैदिक खैर पढ़ा रही हूँ आपको, वैदिक में क्या क्या प्रिडिक्शन कर सकते हो, और फिर जो आपने वो पढ़ा है या आप आगे कभी पढ़ोगे, तो आप देखोगे जमीन आसमान का अंतर आपको दिखाई देगा प्रिडिक्शन में। ठीक है। ओके, चलो। अब जो हमारा वैदिक है, जो हम अपनी क्लास में पढ़ने जा रहे हैं, देखो बिहेवियर तो आप इससे बता सकते हो और बहुत अच्छा बता सकते हो। ठीक है। इसके अलावा हम इसमें दशा सिस्टम पढ़ेंगे, हम महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, ये सारा सिस्टम पढ़ेंगे। जॉब कब लगेगी, मतलब करियर से रिलेटेड जितने भी क्वेरीज होंगे ना, प्रमोशन कब होगा, ट्रांसफर कब होगा, जॉब कब होगी, ये सारा आप बता सकते हो। फाइनेंस से रिलेटेड सारे प्रोडिक्शन आप मंथ वाइज, इवन 10 डेज तक का प्रोडिक्शन हम इसमें कर सकते हैं। 10 दिन तक का प्रोडिक्शन, 10 दिन से ज्यादा मैं क्यों नहीं बोल रही हूँ, क्योंकि हम भगवान तो है ही नहीं ना अल्टीमेटली, 10 दिन से ज्यादा का कैसे करेंगे प्रोडिक्शन। ठीक है ना, वो तो नहीं कर सकते। हाँ, 10-15 डेज का आप बता सकते हो इजीली, उस पर कोई बात नहीं। मैच मेकिंग, बहुत अच्छी मैच मेकिंग होती है इसमें। कोर्ट केसेस, कोर्ट केसेस आप इसमें प्रिडिक्ट कर सकते हो। हेल्थ 50% बता पाओगे बस, उससे ज्यादा आप इसमें हेल्थ नहीं बता पाओगे। ठीक है ना। और क्या बचता है हमारा, अ, इसमें आप दो चीज नहीं प्रिडिक्ट कर सकते, एक तो मैरिज की डेट, मैरिज की डेट नहीं बता पाओगे। दूसरा चाइल्ड बर्थ का टाइम, ये आप इसमें नहीं बता पाओगे। बाकी इसके अलावा ज्यादातर प्रिडिक्शन प्रॉपर्टी, हाँ प्रॉपर्टी परचेज करना,
प्रॉपर्टी सेल होना और ट्रेवल, यात्रा कब होगी। अब देखो आप, अगर आप देखो ना तो मेजर मेजर सारी चीजें आ गई, सिर्फ मैरिज डेट और चाइल्ड बर्थ डेट रह गई है, जो कि आप लोग जानते हो कि हम एस्ट्रोलॉजी से कितना प्रिडिक्ट कर पाते हैं, ठीक है ना, क्योंकि ह्यूमन कंट्रोल की चीजें हो गई हैं दोनों। नहीं करनी मुझे शादी अभी, कितना भी मम्मी जोर लगा ले, मैं इस साल शादी करूंगा ही नहीं, दशा आएगी, दशा आके चली जाएगी। सेम विद चाइल्ड बर्थ हो जाता है, आप कितनी भी प्लानिंग कर लो, अगर सामने वाला तैयार नहीं है तो चाइल्ड बर्थ नहीं होगा, ठीक है, ये आप सब समझते हो। तो इतने प्रेडिक्शन हम इसमें कर सकते हैं। अब हम सबसे पहले ना हम एक चीज समझ लेते हैं इसमें कि हमें कौन कौन से नंबर्स की जरूरत होगी डेट ऑफ बर्थ में, हम किस किस फॉर्म में हम आगे जाएंगे, मतलब प्रेडिक्शन से का बेस हम समझ लेते हैं। एक डेट ऑफ बर्थ हमें लेनी होगी पहले, जैसे मैंने डेट ऑफ बर्थ ले ली 16, 11, 19, 42, ठीक है। एक तो हमें न्यूमेरोलॉजी में जो यूज होगा, एक तो मेरा होता है रूट नंबर, ठीक है, दूसरा मेरा होता है डेस्टिनी नंबर, और तीसरा मेरा होता है नेम नंबर। 3 तरह के नंबर्स का हम यूज करेंगे। इन नंबर्स के ना नाम आपको बुक्स में, बुक्स तो खैर मैं कोई रिकमेंड ही नहीं करूंगी, क्योंकि मैंने भी कोई बुक पढ़ी नहीं है, मुझे नहीं पता कौन सी बुक में से भी आप पढ़ोगे, ठीक है। यूट्यूब वगैरह पे जब आप देखोगे ना तो इनके आपको अलग अलग नाम मिल सकते हैं, जैसे रूट को कई बार बेसिक नंबर भी बोला जाता है, ठीक है, तो आप ऐसा नहीं है कि कंफ्यूज हो जाओगे बेसिक नंबर किसको बोल रहे हैं। ड्राइवर नंबर भी इसको बोला जाता है, रूट नंबर को। डेस्टिनी को हम फेट नंबर के नाम से भी जानते हैं। दूसरा, डेस्टिनी को हम लाइफ पाथ नंबर के नाम से भी जानते हैं, या कंडक्टर नंबर भी इसी को बोला जाता है, ठीक है। नेम नंबर को हम लकी नंबर बोलते हैं, और कोई भी नाम होगा तो ढूंढ लेंगे, कभी कुछ और नाम मिल गया हमें इसका। अब आप देखो, रूट नंबर बेसिक और ड्राइवर हो गया, डेस्टिनी मतलब फेथ हो गया, लाइफ पाथ हो गया, कंडक्टर नंबर हो गया। नेम नंबर को मैंने सिर्फ लकी नंबर लिया है, ठीक है। अब ये हम समझेंगे कि भाई मैंने क्यों नेम नंबर को ही लकी नंबर लिया, रूट नंबर को क्यों नहीं ले लिया लकी नंबर, डेस्टिनी को क्यों नहीं ले लिया लकी नंबर, उसको ही क्यों लिया, कुछ तो उसमें खास बात होगी, इसका मतलब है ना, कुछ तो खास बात होनी चाहिए उसमें। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि रूट नंबर आखिर में होता क्या है। जिस तारीख पे आपका जन्म हुआ है ना, जैसे ऊपर जो डेट ऑफ बर्थ लिखी है, ये क्या लिखा है 16, यानी जिनका भी ये डेट ऑफ बर्थ होगा उनका जन्म कब हुआ होगा, 16 तारीख को। तो 16 तारीख को हम सिंगल डिजिट में कर लेंगे, कितना हो गया बताइए। 7 हो गया। 7 7 7 हो गया ना, एक सेकेंड रुकिएगा। सिक्सटीन, 1 + 6 = 7, तो इनका रूट नंबर क्या होगा, 7 हो जाएगा। जिनका भी ये डेट ऑफ बर्थ होगा, तो अब आप लोगों को अपना अपना रूट नंबर तो पता ही होगा कि हमारा रूट नंबर 1 है, हमारा 2 है, हमारा 7 है, उसकी क्वालिटीज हम पढ़ेंगे। अब आप कहोगे मैम 7 तो पता नहीं कितने लोगों का होगा, तो वही वाली पुरानी वाली बात हो गई कि कितने लोग इसी टाइम पे पैदा हुए, या जो 7 तारीख को पैदा हुए होंगे उनका भी तो 7 आएगा, जो 16 को पैदा हुए उनका भी 7 आ गया, ठीक है, और कब हो सकता है जो 25 को पैदा होंगे 25 को उनका भी पैदा होंगे। 7 हो गया। तो भाई क्या सबकी क्वालिटीज एक ही हो जाएंगी अगर 7 नंबर बोला है तो यहाँ मैं कहूंगी बिल्कुल भी नहीं होंगी। क्यों, इसकी फॉर्मेशन में खाली 7 है, इसकी फॉर्मेशन कैसे आई है, 1 और 6 को मिला के बनी है इसकी क्वालिटीज, है ना, यानी 1 नंबर का भी इफेक्ट है, 6 का भी इफेक्ट है, तब वो 7 बना है। इसकी फॉर्मेशन में क्या हुआ है, 2 भी आया है और 5 भी आया है, तब वो 7 बना है, तो तीनों की क्वालिटीज अलग हो जाएंगी। इसीलिए मैंने कहा कि एक नंबर पढ़ के ना कभी भी प्रेडिक्शन मत देना किसी का। अब रूट नंबर होता क्या है, देखो रूट क्या होता है, रूट को हम कहते हैं जड़ है, बिल्कुल बेसिक है। इसका मतलब जो मेरा बेसिक नेचर होगा ना, जो मैं जन्म से अपने साथ लेके आया हूँ, कहते हैं ना कि कितना ही इंसान कुछ कर ले, उसका बेसिक नेचर बदलना बहुत मुश्किल है।
उसपे उसको काम ही करना होगा, अपना थॉट प्रोसेस ही बदलना होता है, तब वो अपने बेसिक नेचर को चेंज कर पाएगा, है ना। मान लो किसी को गुस्सा बहुत आता था, शुरू से ही, जब से पैदा हुए हैं, छोटे बचपन में भी गुस्सा था, बड़े होके भी गुस्सा रहा, और बुढ़ापे तक भी गुस्सा रहा। भाई थोड़ा बहुत दशाओं का इफेक्ट है, कभी शांत हुआ कभी नहीं हुआ। दशाओं का इफेक्ट ज्यादा आया, या जैसे जैसे ओल्ड एज आई तो गुस्सा थोड़ा शांत होना शुरू हो गया, लेकिन कभी तो वो फूटेगा ना, एक दिन तो कोई ऐसा होगा साल का जब वो बेसिक नेचर एकदम से बाहर आएगा। तो उसको कहते हैं हम कि उस बेसिक नेचर की क्वालिटी है जो बदलनी बहुत मुश्किल होती है। इसीलिए बेसिक नेचर का जो इफेक्ट है ना, वो 40 से 50% आपको देखने को मिलेगा। ज्यादा मैं क्यों नहीं कह रही हूँ, क्योंकि इसमें भी जैसे मैंने आपको 7 नंबर का एग्जाम्पल दिया ना, तो जो हमारा हम ग्रिड बनाएंगे उसमें 7 पॉजिटिव भी हो सकता है, 7 नेगेटिव भी हो सकता है। तो पॉजिटिव और नेगेटिव होने से हमारा पूरा प्रेडिक्शन चेंज हो जाएगा, ठीक है ना। किसी का 7 को क्योंकि भाग्य का नंबर बोला जाता है, हमारी न्यूमेरोलॉजी में भाग्य का नंबर होता है 7 नंबर। अब अच्छा है तो भाग्य बहुत अच्छा है, मेरे को हमेशा लाइफ में तरक्की मिलेगी। लेकिन अगर 7 नंबर नेगेटिव हो गया तो वो भाग्य भी बन सकता है मेरा, ठीक है। तो यहाँ प्रिडिक्शन इसलिए हम सोच समझ के करेंगे। फिर आता है मेरा डेस्टिनी नंबर। अब डेस्टिनी क्या है, इस पूरी जो डेट ऑफ बर्थ लिखी है ना, इसको टोटल कर दीजिए आप, कीजिए टोटल। अब बताइए जरा डेस्टिनी नंबर क्या हो जाएगा। 16/11/1942। देखो टोटल वोटल करने का जो काम होगा ना, वो आपका ही होगा। 7 होगा मैम। मैम 7 ही आ रहा है, 25/7। 7 ही आया, इसका मतलब कि इनका बेसिक भी 7 है, मतलब रूट भी 7 है, और इनका डेस्टिनी भी 7 है। इनके दोनों में क्या आ गए, 7 हो गए। अब देखो रूट क्या, मैंने बताया कि मेरा बेसिक क्वालिटीज होगी। डेस्टिनी क्या होगा, अपनी बेसिक क्वालिटीज का यूज करके कैसे मैं अपनी डेस्टिनी तक पहुंचूं, जाना मुझे, मेरी जर्नी कैसे होगी, रूट से डेस्टिनी तक की जर्नी होगी मेरी हमेशा, है ना। इसीलिए जो डेस्टिनी नंबर होता है ना, उससे हम करियर को डिसाइड करते हैं। हम बेसिक नंबर से करियर कभी डिसाइड नहीं करेंगे। जब हम करियर चैप्टर पढ़ेंगे ना, हमेशा डेस्टिनी नंबर को लेके हम करियर डिसाइड करेंगे। क्वालिटीज आप बेसिक के ले सकते हो कि 2 नंबर का बच्चा है, 7 नंबर का है, 1 नंबर क्या है, क्या वो इस लाइन में जा सकता है, क्या वो उस लाइन में जा सकता है, क्या उसका बिजनेस माइंड है, क्या वो शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर सकता है, वो अलग बात है। लेकिन यूज मुझे अपनी बेसिक क्वालिटीज करनी है। जो लाइफ का मेरी जर्नी होगी वो ऐसे चलेगी, और जाना कहाँ तक है, डेस्टिनी तक मुझे जाना है, ठीक है। उसके बाद आता है मेरा नेम नंबर। नेम नंबर क्या होता है, जैसे अनुराधा भाटिया जी हैं, है ना। अब अनुराधा भाटिया जी की स्पेलिंग देखो, अनुराधा और भाटिया, कितने सारे नंबर्स आ गए, ANU। तो इसका मतलब सभी नंबर्स की वाइब्रेशन आई ना उसमें, A की भी वाइब्रेशन आई, N की भी वाइब्रेशन आई, U की भी वाइब्रेशन आई, BH सबकी वाइब्रेशन आई। हर नंबर की अलग अलग वाइब्रेशन होती है, और हर एक वाइब्रेशन को एक नंबर दिया जाता है। जैसे A की वाइब्रेशन को हम 1 देते हैं। हम ऐसे नहीं करते कि A से लेके और Z तक हम 26 ऐसे ही नंबर लिख देंगे, ऐसे नहीं लिखते। हर नंबर की वाइब्रेशन चेक करके हम उसे एक नंबर देते हैं। तो ये नेम नंबर मैं लास्ट में पढ़ाऊंगी आपको, अभी नहीं पढ़ाऊंगी, नेक्स्ट क्लास में मतलब। अब हम नेम नंबर को क्यों लकी नंबर बोलते हैं, ये आप बताइए। हमने इन दोनों को लकी नंबर क्यों नहीं बोला, हमने नेम नंबर को ही क्यों लकी नंबर बोला। समीक्षा जी। हाँ, मे बी क्योंकि उसके नाम को, उसकी पूरी पर्सनालिटी को रिप्रेजेंट करता है वो तो रूट नंबर भी कर सकता है, बल्कि रूट नंबर तो ज्यादा करेगा। जी शर्मा जी बताइए। मे बी मैम मे बी बिकॉज नाम बहुत ज्यादा यूज होता है तो वाइब्रेशंस की वजह से हम उसको लकी नंबर कहते हैं। ये भी एक रीजन हो सकता है, बल्कि रीजन आपका बहुत जेन्युइन था, और कोई भी रीजन हो सकता है। अनुराधा जी। मैम मैम मुझे तो वाइब्रेशन वाला ही लगा था कि बहुत सारे अल्फाबेट्स वाइब्रेशन है, और जब वो हाँ, कलेक्टिवली आते हैं तो दैट मेक्स योर लक। मैं भी यही वो सोच तो रही आपने थी। बिल्कुल सही बोला कि ऐसा रीजन हो सकता है। लेकिन देखो नाम क्या हो सकता है ना, रूट आप चेंज कर सकते हो अपना, जाके दोबारा जन्म ले लोगे, बोलोगे मम्मी से, मम्मी नहीं। मुझे ये नंबर पसंद नहीं आया, मुझे दोबारा जन्म चाहिए। ऐसा तो हाँ, नहीं हो सकता। जब रूट चेंज नहीं हो सकता तो डेस्टिनी भी चेंज डेस्टिनी नहीं भी हो चेंज सकती, हो सकती।
इसका नेम मतलब चेंज हो दो सकता है। नेम चेंज हो सकता है। आज यस, मुझे मेरा नाम अच्छा नहीं लगा या उसकी वाइब्रेशन मुझे अच्छी नहीं लगी तो मैं उसको चेंज कर सकती हूँ ना। आप देखो मार्केट में किताबें आती है, नाम बदलो भाग्य बदलो। बेसिकली ऐसा हो सकता है या नहीं हो सकता, ये तो हम आगे पढ़ेंगे। वरना तो हम सबके नाम बदल चुके होते अब तक और हमारा भाग्य कहाँ पहुंच जाता। ठीक है, तो ऐसा कितना % इफेक्ट होगा वो जब हम नेम न्यूमेरोलॉजी पढ़ेंगे ना, वहां पे आपको समझ में आ जाएगा कि नेम का कितना इफेक्ट होगा। लकी नंबर बोलने का तरीका सॉरी कारण ये है कि एक तो आप इसको चेंज कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग, नहीं अच्छा लग रहा चेंज कर लो। और देखो पहले जमाने में चेंज होता भी था, शादी के बाद नाम चेंज होने की प्रथा थी, नाम चेंज होता था। क्यों? पुरानी वाइब्रेशन वहीं छोड़ के आओ, यहाँ नए उसमें आयो सराउंडिंग्स में, तो नई वाइब्रेशन के साथ रहो। जो हम कबाला न्यूमेरोलॉजी का मैंने एग्जांपल दिया था ना, वो लोग मरने के बाद नाम चेंज करते थे इंसान का, ताकि इस लाइफ के इफेक्ट वो अगली लाइफ में ना लेके जाए। तो ऐसे बहुत सारे सिस्टम्स हैं जो आपको बताएंगे कि नाम चेंज करने का क्या इफेक्ट है। फिलहाल तो हम नेम नंबर को नहीं पढ़ रहे हैं अभी। अच्छा, नंबर्स को मैं एक चीज आपको लिखा देती हूँ, शॉर्टकट लिखा देती हूँ थोड़ा सा ना इसका, ताकि आपको याद करने में आसानी हो जाएगी। एक सेकेंड दीजिए। चलो, डेस्टिनी निकालने का भी एक शॉर्टकट है, बताना है, यूज करना चाहेंगे? वैसे तो टोटल करने में देरी कितनी लगती है ना, टोटल करने में बहुत ज्यादा देर नहीं लगती। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम आए तो बता देना। दूसरा आता है, देखो ए से लेके जेड तक जो नंबर होंगे ना हमारे, ए सॉरी अल्फाबेट जो होंगे ए से लेके जेड तक, उसको अलग अलग नंबर दिया जाएगा। ठीक है, तो पहले तो हमें नंबर देखने होंगे कि कौन सा नंबर किस प्लेनेट को रिप्रेजेंट करेगा। 1 नंबर सन को रिप्रेजेंट करेगा, मतलब सन की वाइब्रेशंस है, सन की एनर्जी है 1 के अंदर। 2 नंबर मून को रिप्रेजेंट करेगा। 3 नंबर, चलिए बताइए, आपको वैसे याद भी होगा मेरे ख्याल से, बहुत से लोगों को तो पता भी होगा, जुपिटर को रिप्रेजेंट करेगा। गुरु। 4 और राहु नंबर को करेगा, राहु को, राहु को। राहु मैम। 5, मरकरी, मरकरी। ठीक है। 6, वीनस, वीनस। 7, केतु, केतु। 8, सैटर्न, सैटर्न। सैटर्न, वेरी गुड। 9, मंगल। मंगल, मार्स। मंगल। हो गए 9 के 9 प्लैनेट्स। जी। ठीक है, ये 9 प्लैनेट्स होते हैं। वैसे तो सबको हमारी क्लास में प्लैनेट्स के बारे में पता है। ये 9 प्लैनेट्स होते हैं जिनकी हम यहाँ पे स्टडी करेंगे अपनी क्लास में। ठीक है, सब नंबर की क्वालिटीज के साथ साथ। अब आता है जितने भी हमारे अल्फाबेट्स होते हैं ए से लेके जेड तक, हर एक अल्फाबेट को कोई ना कोई नंबर दिया गया। अब उसे ऐसे हमें याद करेंगे तो हम थक जाएंगे, ए का ये 2, ए का 1, बी का ये, है ना, ऐसे तो बहुत ज्यादा हेक्टिक हो जाएगा और हम रट भी नहीं सकते अब चीजों को, उम्र भी तो नहीं है रटने की। तो हमने इसका एक शॉर्टकट निकाला है। इसका शॉर्टकट क्या है? JYAIQ। किस वाइब्रेशन पे काम करेगा? 1 की वाइब्रेशन पे काम करेगा। BKR, मतलब ये जो लेटर्स है ना, ये 2 की वाइब्रेशन पे काम करेंगे। CLSG 3, DMT 4, HENX 5, UVW 6, ZO 7 और PF 8। तो अब हमारे लिए याद करना आसान हो जाएगा ना। अदरवाइज हम वैसे लिखते ए से लेके जेड तक नंबर्स लिखते तो हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाता। इसको आप अपनी तरफ से और भी कोई शॉर्ट फॉर्म यूज करना चाहो आगे पीछे नाम करके तो आप कर सकते हो। मैम ये क्या है? ये हम जब नेम नंबर यूज करेंगे ना, वो आगे सिखाएंगे नेम नंबर कैसे यूज करते हैं। ओके। फिलहाल आप इसको ऐसे यूज कर सकते हो, जैसे आपका नाम है शिवानी जी, है ना, तो मैं यहाँ पे यस। आपका नाम लिख देती हूँ, शिवानी मैंने लिख दिया। अभी छोटा ही नाम लिखा है, पूरा नहीं लिखा। एस, एस का क्या नंबर लिखा हुआ है? 3। 3। एस के नीचे मैं क्या लिख दूंगी? 3। जब 3। नेम न्यूमेरोलॉजी पढ़ेंगे ना, नेम चेंज कैसे होता है, तो वहां पे ये यूज होगा।
तो अभी आप अच्छा लोग क्या मतलब जो करोगे, अल्फाबेट्स है उसके हाँ नेम्स के अकॉर्डिंग नंबर जो है अपने उसके लिखे हुए। नेम के अकॉर्डिंग हम यूज करेंगे, ठीक है। इसके नीचे हम लिख देंगे 5, आई मतलब 1, वी मतलब 6, ए मतलब 1, एन मतलब 5, आई मतलब 1। इनको हम टोटल कर लेंगे कितना हुआ। अब आगे तो बहुत लंबा स्टेप है, कैसे करते हैं, इतना आप करके रख सकते हो अपने नाम, फैमिली में और किसी का नाम, ताकि जब हम नेम करेक्शन सीखें, नेम न्यूमेरोलॉजी सीखें, तो हमें ये होमवर्क करने की जरूरत ना। ठीक है, इतना हम करके रख लेंगे अपने पास। मैम के नाम का टोटल भी 7 ही आया, सभी 7 आ रहा है। शिवानी जी के नाम का जी आज 7 का ही डे है लग रहा है। जी। मैम मेरे नाम का भी 7 ही आ रहा है। अच्छी बात है। चलिए अब हम क्या करेंगे, हम एक एक करके ना सारे नंबर्स को पढ़ लेते हैं। 1 नंबर से शुरू करेंगे हम लोग पढ़ना। अब देखो 1 नंबर को चाहे तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 1 नंबर का मतलब है सन है, ये है। उसको हम एक, जैसे हम ज्योतिष में पढ़ते हैं ना सूर्य की सारी क्वालिटीज, उस तरीके से भी पढ़ सकते हैं। दूसरा, ताकि हमें चीजों को रटना ना पड़े, या जो बिल्कुल नए हैं क्लास में उनके लिए इजी हो जाए, तो हम किसी भी चीज की जैसे फॉर्मेशन होती है ना, उस तरह से अगर हम उस चीज को याद करें तो हमारे लिए याद करने में आसानी हो जाती है। ठीक है, जैसे 1 नंबर क्या है, एक सीधी लाइन है, खड़ी सीधी लाइन। ठीक है, अब मैं सीधी लाइन बोलूंगी तो आप ये मत कहना कि ये लोग बहुत सीधे होते हैं, सीधे सीधे नहीं होते हैं। अनुराधा जी आपका 1 है ना शायद। याद है मुझे। चलिए, अब 1 के साथ ही मैं क्या लिख दूंगी, मैंने सन लिख दिया। अब जितनी भी सन की क्वालिटीज है ना, या सन से हम पिता की भी बात करते हैं, पिता की क्वालिटीज को लें, एक फादर की क्वालिटीज को लें, और सन की क्वालिटीज को लें, और उससे हम 1 नंबर की क्वालिटीज बताएंगे। तो एक एक करके अब मुझे सब एक एक क्वालिटीज बता दीजिए। शिवानी जी आपसे शुरू कर लेते हैं, बताइए। सर मैम जो सूर्य होता है उसमें तेज बहुत होता है, ईगो होती है क्योंकि नेचुरली एक वो सूर्य है एक तो। एक बताइएगा, एक एक बताइएगा, बाकी लोगों से पूछ लूंगी। तो आपने बता दिया ईगो बहुत होती है, ठीक है, ईगो हमने लिख लिया। नेक्स्ट हम पूछते हैं राकेश शर्मा जी। मैम डिसिप्लिन आ जाएगा सर। ठीक है, डिसिप्लिन आ गया। चलिए अनुराधा जी। फादर फिगर फॉर द फैमिली। फादर फिगर, वेरी गुड, ठीक है। निशा जी। मैम स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं, ठीक है, स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं। प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल होते हैं। हाँ ठीक है, स्ट्रेट फॉरवर्ड मैंने लिख दिया। शरद जी। मैम लीडरशिप क्वालिटीज होंगी। ठीक है, बिल्कुल लीडरशिप क्वालिटीज हो गई। समीक्षा जी। और मैम पावरफुल भी होते हैं, हाँ ठीक है, पावर भी होती है, पावर अथॉरिटी है ना, ये सारी पावर चीजें। अथॉरिटी। दिगंबर मठ जी। वही अधिकार मैडम। अधिकार, राज्य राज्य। राज्य अधिकार मतलब गवर्नमेंट सेक्टर से टच हो या, सकता है, हम ऐसा बोल या, सकते हैं ना। ठीक है। अ, अभी हम उन लोगों से पूछेंगे जो बिल्कुल क्लास में नए हैं, हमारे पुराने स्टूडेंट भी हैं, उनसे नहीं पूछेंगे। सोनाली वर्मा जी बताइए। कॉन्फिडेंस। हाँ कॉन्फिडेंस। बिल्कुल सही बोला, कॉन्फिडेंस हो गया। ठीक है, और देखते हैं हम सैमसंग एसएम से कौन जुड़े हुए हैं। सैमसंग एसएम। मैं हूँ आशा भगत। अच्छा आशा जी, आप 2 जगह से जुड़े हुए हैं। मैंने ये टैब से ज्वाइन करती हूँ मैम क्लास में। अच्छा अच्छा, ठीक है, कोई बात नहीं। आप सॉरी म्यूट कर लीजिए। आईफोन, आईफोन जी कौन है आईफोन से। चलिए ठीक है, तो अभी मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ अब बाकी का। मेरे कोई बचा तो नहीं है ना,
सबसे मैंने पूछ लिया ना, जितने भी न्यू स्टूडेंट्स हैं सबसे मैंने पूछ लिया, है ना। तब देखो एक नंबर है, सीधी खड़ी स्टैंडिंग लाइन है बिल्कुल एकदम, यानी ना तो राइट झुकी हुई है ना लेफ्ट झुकी हुई है। इससे क्या पता चलता है कि जिद्दी तो हो सकते हैं ये लोग, ये झुकेंगे नहीं। झुकने का मतलब ये नहीं है कि भाई देखो एक इंसान होगा अपनी गलती है तो वो मान लेगा, ऐसा नहीं है कि ये इंसान अपनी गलती नहीं मानेंगे, लेकिन अगर गलत बात है, अगर इनको लग रहा है कि ये गलत बात है तो उसके ऊपर झुकेंगे नहीं, वो अड़े रहेंगे अपनी बात पे, है ना। तो वो अड़े रहने वाली बात इनके अंदर हो जाएगी। दूसरा, लाइन जहां से शुरू हुई है, मतलब एक नंबर है ना, पहला नंबर है, आप देखो फर्स्ट नंबर हो गया, यानी मेरे पीछे हैं सब, मैं सबसे आगे हूँ, तो लीडरशिप क्वालिटी आ गई इसके अंदर, है ना। मैं जहां से शुरू हो गया वहां से लाइन शुरू हो जाएगी, चलो मेरे पीछे, ये वाली क्वालिटीज इनके अंदर आ जाएगी। इसका मतलब वो कॉन्फिडेंस लेवल भी इनके अंदर होगा। अब जब इतना कॉन्फिडेंस है, लीडरशिप क्वालिटी है, तो इंसान का नेचर हेल्पिंग भी हो जाता है ना। अब राजा को देखो ना, आप सन से क्या है, राजा को हम राजा को भी लिंक करते हैं, पिता को भी लिंक करते हैं, हेल्पिंग नेचर बहुत होता है। पूरी प्रजा का ध्यान रखने का काम किसका होता है, राजा का होता है। इसका मतलब हेल्पिंग नेचर तो इनका होगा। अब जिसका हेल्पिंग नेचर हो जाएगा वो लाइमलाइट में तो अपने आप आ जाएगा। जब आप दान पुण्य करने लगोगे, मंदिर के आगे नेम प्लेट लगवा दोगे, तो आपका लाइमलाइट में आना तो तय है। इसका मतलब ये लाइमलाइट में भी रहेंगे। इसके बाद लाइमलाइट में आ गए हैं, हेल्पिंग नेचर हो गया है, तो भाई शो ऑफ की भी आदत हो सकती है ना। जरूरी नहीं है कि हर किसी में मिले, लेकिन हो सकती है, हमने बोला है ना, शो ऑफ की आदत हो सकती है। उसके बाद देखो खर्चीले बहुत होते हैं, स्पेंडथ्रिफ्ट होते हैं ये, बहुत ज्यादा, बहुत पैसा खर्च करते हैं ये। एक तो दान ही ज्यादा कर देते हैं, हेल्पिंग नेचर हो गया ना, तो फटाक से किसी को देखा प्रॉब्लम में, पैसे दे दिए। पैसे भी नहीं दिए, मान लो पैसा भी नहीं है, और जरूरी थोड़ी ना हर एक नंबर वाले के पास पैसा भी हो, किसी भी तरह से हेल्प करने की आदत इनकी होती है। जो काम ये शुरू करेंगे ना, उसको वो खत्म जरूर करेंगे, बीच में नहीं छोड़ेंगे ये लोग किसी भी काम को, कि मुझे नहीं समझ में आ रहा, अब थक गए, अब रह गए, हमसे नहीं हो रहा। तो इस तरीके से वो किसी भी काम को बीच में नहीं छोड़ेंगे, और दूसरों को रास्ता भी दिखाते हैं। उजाला है ना, सन क्या है, एनर्जी दे रहा है। सुबह सुबह सनराइज होगा तो हमारा भी दिन उसी के अकॉर्डिंग शुरू होता है। इसका मतलब आप दूसरे लोगों को रास्ता दिखाने का काम भी कर रहे हो। रिस्क लेने में नंबर 1 है ना, रिस्क टेकर आप इनको बोल सकते हो, रिस्क लेने में सबसे आगे रहेंगे। प्रैक्टिकल तो हमने बता ही दिया, और क्या बता सकते हैं हम, किसी और को भी कुछ ध्यान में आए तो आप बता दीजिएगा। बॉन्ड लीडर बोल सकते हो, डोमिनेटिंग है, वो भी हम स्टबर्न हैं। स्टबर्न होंगे। हाँ, स्टबन भी रहेंगे, बिल्कुल स्टबन भी रहेंगे। पंक्चुअलिटी भी है मीन जी। हाँ, पंक्चुअलिटी, वो डिसिप्लिन हमने लिख दिया था ऊपर, ठीक है। हाँ, ब्लेम भी इन लोगों को लग सकता है। इनिशिएटर। हाँ, इनिशिएटर, बिल्कुल। सर्वाधिकारी हो सकता है मैडम। डिक्टेटर। सर्वाधिकारी, डिक्टेटर। हाँ डिक्टेटर बोल सकते हो, बहुत ज्यादा नहीं बोलोगे आप इसको ना, हम्म। नहीं डिक्टेटर नहीं बोलोगे आप इनको। ब्लेम भी इनके ऊपर सबसे ज्यादा लगता है। हाँ, क्यों लगता है भाई, काम तुमने शुरू किया तो जिम्मेदारी किसकी थी, तुम्हारी थी ना, कोई और थोड़ी आके तुम्हारे हिस्से का काम कर देगा। इसका मतलब जो ब्लेम लगता है ना, सबसे ज्यादा एक नंबर वाले के ऊपर लगता है, ठीक है। इसमें और भी क्वालिटीज ऐड हो जाएंगी जब हम धीरे धीरे और पढ़ेंगे, समझेंगे। डबल 1 का इफेक्ट, ट्रिपल 1 का इफेक्ट क्या आएगा ग्रिड में, तो उसके अकॉर्डिंग थोड़ी बहुत क्वालिटीज ना चेंज हो जाएंगी, ठीक है। अब देखो न्यूमेरोलॉजी पढ़ने का फायदा क्या है, मुझे पता चल गया एक नंबर वाला ऐसा है, क्या करूं, तो अब बताओ क्यों मैंने न्यूमेरोलॉजी पढ़ी, क्यों बेकार फीस देके मैं क्लास में आई, कुछ तो फायदा मिलना चाहिए ना मुझे। फायदा कैसे मिलेगा, हम इन लोगों को टैकल कैसे करेंगे, बताइए। जो 1 नंबर वाले हैं वो बता दीजिए, हम आपको टैकल कैसे करें, अनुराधा जी। वेरी डिफिकल्ट टू से, मे बी प्यार से समझा के मेक देम अंडरस्टैंड एग्जैक्टली आप क्या चाहते हो उनसे। ठीक आप है, उनको क्लैरिटी से बताओगे तो वो समझेंगे। सही कह रहे हैं, बिल्कुल क्लैरिटी से बताएंगे तो समझेंगे। दूसरा, देखो 1 नंबर में ना हर एज ग्रुप हो सकता है, एक बच्चे का भी हो सकता है, एक बूढ़े का भी हो सकता है, एक मिडिल एज का भी हो सकता है। अगर बच्चा है कोई 1 नंबर का, उसको समझाने का क्या तरीका है,
शिवानी जी? यस मैम। अगर कोई बच्चा है 1 नंबर का, तो आप उसको हाँ कैसे जी टैकल करोगे? मैम, उसे प्यार से करना पड़ेगा। ठीक है, तो फिर 2 नंबर वाले को भी प्यार से ही करना पड़ेगा, बट सबको ही एक प्यार से नंबर करना पड़ेगा। नहीं, अगर 1 नंबर वाला है तो मैम आपको उसको प्यार से ही देना पड़ेगा, उसकी साइकोलॉजी देखनी पड़ेगी, बच्चा कैसा है, कैसी नेचर है उसकी। और जैसे आप नंबर 1 बता रहे हो, तो नंबर 1 तो पहली बात तो किसी के आगे झुकेगा नहीं। गुस्सा इसमें बहुत होता है, और ये लोग अपने टाइम के अकॉर्डिंग सब चलने वाले भी होते हैं। हम्म। तो ये लोगों को थोड़ा सा उनके में वो ये मैं जैसे नंबर्स क्या है, साइको देखनी पड़ेगी मेरे ख्याल से। देखो, नंबर 1 लॉजिक वाला में होगा ना, हाँ, उसके लिए एक तो हम, जो आप ना उससे प्रैक्टिकल एस्पेक्ट रखना, उसको हैंडल करने का। लॉजिकली हाँ, लॉजिकली और प्रैक्टिकल एस्पेक्ट से आप उसको हैंडल कर सकते हो। दूसरा, आप उसको ये दिखाओ कि ये काम तुमसे अच्छा कोई नहीं कर सकता, ठीक है ना? तुमने नहीं किया ना, तो ये हमारा काम रह गया, समझो, फिर नहीं होने वाला हमारा काम। अगर ऐसे आप उसको समझाओगे तो किसी भी एज ग्रुप का हो, आप उसे हैंडल कर लोगे इजीली। चाहे वो बच्चा हो, बेटा मैं बहुत थक गई हूँ, मेरे तो घुटने में दर्द हो गया, तुम मेरे लिए ये काम कर दो, तुमसे अच्छा नहीं कर पाएंगे, पापा के तो बस की नहीं है बिल्कुल भी ये काम करना। ऐसे अगर आप कह दोगे तो वो भाग के काम करेगा आपका, वो भी खुश, आप भी खुश। और देखो, फैमिली के जो डिस्प्यूट्स होंगे ना छोटे छोटे, वो भी दूर हो जाएंगे, क्योंकि एक फैमिली में एक 1 नंबर वाला है, एक 2 नंबर वाला है, एक 4 नंबर वाला है, एक 6 नंबर वाला है। सभी को हैंडल करने का तरीका अलग होगा ना, सभी के अकॉर्डिंग काम होना चाहिए। अब एक के लिए हमने समझ लिया कि भाई एक को तो पर आप मैम ऐसे हैंडल एक कर सकते हो। 1 नंबर वाले सबके कंट्रोल में भी तो नहीं आते ना। हाँ, तो इसीलिए तो ये आएंगे तो नंबर 3 के कंट्रोल में आ जाएंगे, सबके हाँ कंट्रोल में भी तो नहीं आएंगे ना वो। हाँ, वो तो हम आगे देखेंगे कि कौन सा नंबर किसको कंट्रोल कर सकता है ना, वो तो हम आगे पढ़ेंगे अभी। अब हम एक काम करते हैं, 1 घंटा हमने पढ़ लिया, हम 5-7 मिनट का ब्रेक ले लेते हैं बीच में, है ना, फिर यस हम मैम। आगे बढ़ते हैं। चलिए ठीक है ना, ब्रेक लेते हैं। समीक्षा, तुम्हारा कौन सा नंबर है? 8। ओ, 1 नंबर वाले को हमेशा 8 नंबर वाला जरूर मिलता है, और मेरा पीछे 8 नंबर कभी नहीं छोड़ता। हाई फाइव। My husband number is 8, my flat number is total 8, मेरी कार का नंबर 8, मेरी मदर का नंबर 8। ओह, ऐसे। यस, नाइस। क्योंकि 1 नंबर सूर्य हो गया ना, 8 नंबर शनि हो गया, बाप बेटा हो गए। तो इनकी बनती है आपस में, राइट? बट ज्यादातर कॉन्फ्लिक्ट्स बहुत रहते हैं इनके। लास्ट में बात करते करते फोन पे कुछ ना कुछ गड़बड़ होती थी। हाँ, ये मैंने बहुत सुना। बट मुझे नंबर्स बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत अच्छी एक्यूरेट इससे वो आती है। और मैम पढ़ाती कितना अच्छा है। हाँ, बहुत अच्छा पढ़ा। आप लोग पहले से इस ग्रुप बहुत में हो? हाय, नहीं, आई एम हम लोग निशा। नहीं, हाय निशा, आई एम शिवानी फ्रॉम हाय। बैंगलोर। हाय, हेलो सोनाली। आई एम फ्रॉम दिल्ली। ओके हाय, ओके, मैं पहले दिल्ली में ही थी आई ना। एम न्यू टू दिस बैच मैन। ओके, मैं दिल्ली से हूँ और अभी न्यू हूँ इस बैच में। एक्चुअली मेरा भी ना, मैं पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपिस्ट हूँ, अरे वेरी नाइस। वाह। पीएलआर थेरेपिस्ट। अरे वाह, वेरी, तो आप कोर्स भी कराते हैं? नहीं, मैं कोर्स नहीं कराती, बस सेशंस देती हूँ। अच्छा अच्छा, कोर्स का भी शुरू करो यार, हमें भी सिखाओ, हम भी एक एक चीज सीखे। हाँ, बिल्कुल तो यार, कैसा बिल्कुल। रहता है एक्सपीरियंस निशा जी, कैसा, अच्छा मतलब कुछ रिजल्ट आता है उसमें पूरा? काफी पॉजिटिव रिजल्ट्स होते हैं एक्चुअली। आप ना सीधे डिवाइन से कनेक्ट करते हैं क्लाइंट्स को, और ओके। अपने पास्ट लाइफ में ले जाके जो भी बेसिक बेसिक प्रॉब्लम्स होती है लाइफ में, जैसे हस्बैंड से नहीं बन रही, देखो मेन प्रॉब्लम क्या होती है शादी का, हस्बैंड से नहीं बन रही है, इन लॉज से नहीं बनती है, या बेबी का कोई प्रॉब्लम होता है, या फाइनेंशियल इश्यूज होते हैं, तो ये सारे इश्यूज मैंने ये देखा है 95% तो रिजॉल्व हो जाते हैं।
अच्छा, वेरी नाइस। चलिए आप अपना दीजिएगा, किसी को होगी जरूरत तो मैं दूंगी उसे आपका नंबर। बिल्कुल यार, बिल्कुल। तो आप लोग अभी ऑलरेडी कोई कोर्सेज कर रहे हैं मैम के साथ? हम मैम के साथ टैरो भी कर रहे हैं। ओके, मेरा भी इंटरेस्ट एक्चुअली पता नहीं टैरो में भी था, बट नंबर्स के साथ में मेरा कुछ अलग ही फैसिनेशन है। नहीं, आई लव नंबर्स। नंबर्स टैरो के साथ भी मैच करते हैं ना। हम जैसे अभी हम समीक्षा, हम नंबर 1 पढ़ रहे अच्छा। हैं ना। नंबर 1 हाँ जी। टैरो में क्या है? क्या है? मैजिशियन। हम्म। राइट, तो ये नहीं है कि उस कार्ड से हम वो भी देख सकते हैं, तो नंबर्स का टैरो में भी है। बहुत अच्छा है। ओके। मैम तो बहुत अच्छा पढ़ा रही है। तभी तो ओके, थैंक गॉड टचवुड दैट्स कि मैम की उसमें ज्वाइन हुई मैं। नहीं तो मैं काफी टाइम से परेशान हो रही थी यार। कैश तो कर लेती हूँ लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं कुछ माइनस पॉइंट है मेरे में। तो मैम का जब मैंने आपकी वीडियोस टीचिंग देखी स्किल्स बहुत अच्छी है। मुझे बहुत जल्दी अच्छी। समझ आता नहीं है किसी से, और शायद मैं नहीं, समझती भी नहीं मैम हूँ, का बट ना, हाँ बहुत अच्छे से समझाते हैं। मैम का ना, मैंने पूछूंगी मैम का कहीं ना कहीं गुरु बहुत अच्छा बैठा हुआ है, बहुत अच्छा समझाती है, बहुत बढ़िया। और कितना शांति से दैट्स समझाती है, इतना तो दिमाग में मेरी शांति भी नहीं रहती। मैम कितने प्यार से समझाती है। बहुत। सही है नहीं, यार, अच्छा है मतलब टैरो का मैम का, बहुत मैंने अच्छा। आप सीखो, आपको कहीं और से सीखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नहीं, मैं नेक्स्ट ईयर टैरो ही करूंगी, अभी न्यूमरोलॉजी फिनिश करके फिर इसको स्टार्ट करेंगे। आपने तो बहुत अच्छा कोर्स किया हुआ है पास्ट का, आपके ये दोनों सब्जेक्ट बहुत अच्छे काम आएंगे आपके उसमें ऑकल्ट में। हाँ, एग्जैक्टली, इसीलिए ना मैं कर रही हूँ आजकल। क्योंकि ना इंटरेस्ट भी है, 7 नंबर वालों को वैसे भी इन सब चीजों में इंटरेस्ट काफी रहता है। अच्छा, आपका 7 नंबर है, वेरी नाइस। हाँ, तो इन सब चीजों में इंटरेस्ट वैसे भी, कहते हैं ना, बाय डेस्टिनी आप थोड़ा सा इस तरह फोर्स किए जाते हो कि ये सारी चीजें करो, स्पिरिचुअलिटी में जाओ, तो आपको ये सब किसी ने चीजें। फोर्स किया था, आपको किसी ने बोला कि आपका खुद मन हुआ? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं था, मेरा खुद ही मन था। अच्छा, तो आपने किसी से एडवाइस लिया था? नहीं, कहते हैं ना, डेस्टिनी आपको कहीं ना कहीं ऐसी जगह डाल देती है कि ना, अब करना। मैं लास्ट 1 मंथ से देख रही थी कि किसके साथ मुझे कोर्स ज्वाइन करना है, फिर मैम का ही वो हुआ। मैंने कहा चलो हम इनके साथ ज्वाइन करते हैं और देखते हैं क्या होता है। और मैं इतने टाइम से प्रे कर रही थी कि कोई मुझे एक ऐसा हाँ। पर्सन गॉड दे दो जिससे मैं निमोलॉजी और टैरो जो है बस फाइनल करूं, और मैं बस हम्म। वही करूं। मतलब मैं पहले से सीखा हुआ है लेकिन मुझे बस ये था कि मैं निमोलॉजी एंड टैरो, कुछ ऐसा कोई पर्सन आ जाए जिसमें मुझे फाइनल कुछ चीजें मिल जाए। और मुझे कहते हैं टचवुड ना, सच्ची। पॉलिश आती है। हाँ, कहते हैं प्रे करो दिल से तो मिलता है। एग्जैक्टली, ये तो है कि जो आप यूनिवर्स से मांगते हो ना, यूनिवर्स आपको दे देता है कहीं ना कहीं। बिल्कुल। देर सारी चीजें आई जाती है झोली में। बिल्कुल। तो आपका ये सेशन कितनी देर का होता है पास्ट लाइफ का? 2 से ढाई घंटे, कभी कभी दो थ्री से आवर्स ढाई का भी होता घंटे है, अगर बहुत ज्यादा लंबा है। तो आप 2 से ढाई घंटे पास्ट में ले जाते हो पहले? हाँ, और सुनने में वापस थोड़ा कैसे सा लग रहा है, बट जब आप, वापस आने का भी तरीका है, ये वापस एक आने का भी आपने तरीका है। दिल्ली से सीखा है? हाँ। मेरी एक फ्रेंड ने भी किया हुआ है। वो हम्म। वो पश्चिम बिहार रहती है, उसने भी कोई ऑनलाइन से ऐसे ये सीखा था। पर कहती अच्छा, बहुत इफेक्टिव है, बहुत अच्छा है। नहीं वाकई इफेक्टिव है, कभी कराने का मन हो तो बात करना। बाकी ये है कि इट्स वेरी इफेक्टिव, मतलब लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंसेस होते हैं इसमें। नहीं, मुझे कोई क्योंकि टच देखो, में मुझे कोई तो फर्क नहीं मैम ये पड़ता, आपका लेकिन हाँ। ऑफलाइन चलता है? क्या कह रहे हो आप? पास्ट लाइफ का आप ऑफलाइन करते हो कि ऑनलाइन? दोनों। ऐसा है कि अगर ऑफलाइन हो तो वो ज्यादा बेटर रहता है? प्रोबेबली ना, थोड़ा सा एनर्जी कंट्रोल कर सकते हो आसपास। बाकी ऐसा कुछ नहीं है यार, क्लाइंट्स तो बाहर से भी आ रहे हैं।
पर ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, अमेरिका। ऐसा भी तो होता है कि कई लोग बच्चे होते हैं या कई लोग होते हैं जो या आफ्टर मैरिड भी होता है, बिफोर मैरिड भी होते हैं, अनमैरिड, वो डिप्रेशन में चले जाते हैं, तो आप उसे कैसे हैंडल करते हो ऑनलाइन, क्योंकि वो बैठना पसंद तो नहीं करेंगे ज्यादा देर। देखो, अगर आप विलिंग हो, अगर आप वाकई चाहते हो कि ये चीजें हो, ऑलरेडी हम क्लाइंट ना पास्ट लाइफ के बारे में ना काफी कुछ पढ़ चुका होता है, समझ चुका होता है, और बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स के पास भी जाके देख चुका होता है। कुछ प्रॉब्लम्स ना रिजॉल्व नहीं होते। जैसे अब आपको मैं एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ। कुछ हस्बैंड वाइफ है जो लड़ रहे हैं, बेमतलब ही लड़ रहे हैं, समझ ही नहीं आता। सब कुछ अच्छा चल रहा है, 5-10 मिनट में यार अच्छे से बात करे, फिर एकदम से बहस हो जाती है, फिर लड़ाई हो जाती है। मन में ना वो भाव ही नहीं रहता इतना प्यार का। ठीक है, समझ ही नहीं आता है यार, ये नफरत या कुछ भी फीलिंग जो आ रही है मेरे अंदर आ क्यों रही है। होता है ना कि किसी को देख के ऐसा लगता है यार कितनी जान पहचान है इस इंसान से, कितना प्यार है। बट एंड ऑफ द डे क्या होता है कि यार पता नहीं होता है ये प्यार भी कहाँ से आ रहा है या ये नफरत कहाँ से आ रही है हमारे मन में। ये सब आता कहाँ से? ये आपके पास से आ रहा है। और जो आपके आसपास के रिलेशन है, जैसे आपके बच्चे हैं, आपके हस्बैंड है, इन लॉज है, फादर मदर है, ब्रदर सिस्टर है, ये सारे रिलेशन हमारे ना सही बताओ पास से ही है, और बार बार रिपीट होते हैं ये सब हमारे तो फिर साथ। तो आप उसमें क्या करते हो? वो तो चलो बुरा मत मानिए, वो तो एवरीबॉडी सोचता है कि हमारे कुछ 5 कर्मास होते हैं जिसमें हम वही जन्म लेके हम्म। वही हमारे आपस में रिलेशंस बनते हैं। ठीक है, किसी हम्म। का हमने देना होता है तो वो उस रिलेशन में आ जाएगा, किसी का साथ हमारा कुछ लव का होता है तो वो उस रिलेशन में आ जाएगा। लेकिन आप उसको कैसे टैकल करते हो? फिर हम्म। आप उसको क्या कुछ रेमेडी देते हो या उसको कुछ कन्वर्सेशन उससे बात करके उसके देखो, मेंटल को सही करते हो? रेमेडीज देते हैं हम लोग। एक्चुअली रेमेडीज भी हम लोगों की तरफ से नहीं होती है। जब हम सेशन में जाते हैं ना, तो आपके एंजल्स वगैरह सब इनवाइटेड होते हैं। ठीक है, जो भी आपके इष्ट देवी देवता हैं सब लोग होते हैं। इनफैक्ट यू कैन फील दोज थिंग्स। क्या हुआ? अच्छा। तो आप ना उनकी एनर्जीज को फील करते हो अपने आसपास। बाकी अगर आप मेडिटेशन वगैरह बहुत अच्छा कर रहे हो, सब कुछ अच्छा कर रहे हो, तो आप फील करते हो उनकी एनर्जीज को। और यूजुअली जो भी सोल्यूशंस होते हैं वो हाई तरफ से ही, उनकी तरफ से ही। चलिए वापस आ हेलो जाइए। मैम। निशा जी, आपकी बातें बहुत अच्छी लग रही थी। थैंक यू सो मच मैम। चलिए 1 नंबर हो गया हमारा। अब हम कर लेते हैं अपना 2 नंबर। अब देखो 2 नंबर मैंने बना दिया। मैंने ऐसे ही क्यों बनाया? मैं चाहती तो कोई और तरीके से बना सकती थी, ऐसे करके भी बना सकती थी, है ना, या ऐसे ऐसे करके बना सकती थी। ये तो खैर नहीं बनेगा 2 नंबर। क्यों हम उसी तरीके से बना रहे हैं? क्योंकि हमें उसकी फॉर्मेशन से आपको कुछ सिखाना है। ठीक है। अब 2 नंबर से प्लेनेट कौन सा हमने बताया था? मून। जैसे हमने सन से बोला था फादर, तो मून से हम क्या लेंगे? मदर। मून। ठीक है। अब मून। मून की क्वालिटीज मदर। हम पढ़ना शुरू करेंगे। अब एक एक करके फिर से ही, क्योंकि आपका इन्वॉल्वमेंट भी होना चाहिए ना भाई क्लास में। चलिए शिवानी जी से शुरू कर लेते हैं, बताइए। इमोशंस मैम। चलिए इमोशंस, ठीक है। समीक्षा जी। मैम वाटर। वो तो एलिमेंट हो गया ना, उसकी क्या जरूरत है हमें यहाँ पे? और इमोशंस हमने ले लिया, और कुछ मून बताओ। ब्यूटी भी बताता है। हाँ, ब्यूटी ले सकते हैं, बिल्कुल ठीक है। मैम मूडी होते हैं बहुत ज्यादा 2 नंबर वाले। मूडी, बहुत सही बात एकदम। मैम केयरिंग, नर्चरिंग। ठीक है, केयरिंग। दिगंबर मठ जी, अगर क्लास में हैं तो बताइए। पोषण मैडम, पोषण। लव। पोषण, ठीक या है। ये एस्ट्रोलॉजी वाला आपने यूज किया ना यहाँ पे। या मैडम। ठीक है, मैं लिख देती हूँ। अनुराधा जी। आई थिंक सब तो हो गए, केयरिंग भी, मदर भी। मे बी मून के जो ट्रेड्स हैं हमारे, कि वो चढ़ता उतरता रहता है। फ्लक्चुएशंस आ जाएंगे, मूड फ्लक्चुएशंस स्विंग्स। इन द हाँ, वो लाइफ, मूडी भी हो स्विंग्स। गया। फिर भी हाँ। हम लिख देते हैं, चलो फ्लक्चुएशंस आ गए, है ना। सोनाली वर्मा जी, बताइए। मैम और तो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। राकेश शर्मा जी।
मैम सभी कुछ बता ही दिया, चंद्रमा के सारे ट्रेड बता ही दिया। चलो ठीक है। अभी देखो इसकी फॉर्मेशन कैसे हुई है। एक ऐसे कर्व हमने बना दिया, दूसरा हमने स्ट्रेट लाइन कर दी, ठीक है ना। यानी इसमें कर्व भी आ गया, एडजस्टिंग पावर भी आ गई, और स्ट्रेट लाइन मतलब जिद्दी भी हो गए। दोनों बातें आ गई इसके अंदर, है ना। पहले क्या आया, कर्व आया, सब एडजस्ट कर लेंगे हम, कोई दिक्कत नहीं है। एंड रिजल्ट क्या होगा, करेंगे वही जो हमारे मन में होगा। हो गया ना, एडजस्ट कर लेंगे हम, आपको दिखाएंगे कि हाँ हम एडजस्टिंग हैं, हम ये काम कर लेंगे। क्यों, हम खुला अपोज नहीं करेंगे, हम सामने से डायरेक्टली, जैसे 1 नंबर वाला होता है ना, करके दिखाऊंगा मैं तुझे, उंगली दिखाएगा वो सीधा। 2 नंबर वाला ऐसे नहीं करेगा, वो खुल के आपके सामने अपोज नहीं करेगा, लेकिन करेगा वही जो उसके मन में होगा। क्योंकि एक स्टैंडिंग लाइन तो उसके पास है ना भाई, इतनी ईगो तो उसके पास भी है, चाहे थोड़ी सही। तो अपोज नहीं करेगा वो आपको डायरेक्टली, ठीक है। फिर आता है इमोशंस। अब देखो जहां इमोशंस आ गए वहां मूडीनेस आ गई, मूडी होते ही फ्लक्चुएशंस आ गए। अब जब इतनी सारी चीजें हो जाएंगी तो स्ट्रेस ज्यादा दूर तो है नहीं, स्ट्रेस आ जाएगा। फिर क्या हो जाएगा, डिप्रेशन भी हो सकता है। डिप्रेशन के आते ही क्या हो जाएगा, डिसअपॉइंटमेंट्स आने शुरू हो जाएंगे। डिसअपॉइंटमेंट्स के आते ही क्या हो जाएगा, पेट खराब हो जाएगा सबसे पहले। यानी इनको पेट की दिक्कत हो सकती है। जो आपने वाटर बोला था ना किसी ने अभी, और पोषण बोला था, उससे हम ये समझ सकते हैं कि इनके बॉडी में किस एलिमेंट का, कौन सा एलिमेंट डिस्टर्ब्ड है, और उसकी वजह से कहाँ प्रॉब्लम आ रही है। तो इनके स्टमक में प्रॉब्लम आ सकती है, पेट इनका बहुत जल्दी खराब हो सकता है, नींद की समस्या इनको हो सकती है, नींद नहीं आने की प्रॉब्लम हो जाती है ना, ये इनको हो सकता है। दूसरा, स्टेबल नहीं हो पाएंगे ये किसी भी चीज पे, मतलब एक चीज पे स्थिर नहीं रह पाएंगे, अस्थिरता, इनस्टेबिलिटी इनके लाइफ में रहेगी। आज मन कर रहा है ये वाला काम शुरू करेंगे, 2 दिन बाद उस काम को छोड़ देंगे, फिर तीसरा काम शुरू करेंगे। अब इसमें मन नहीं लग रहा, हम ना ये वाला करते हैं। बच्चे भी आपने देखे होंगे, ये सब्जेक्ट चूज करें, अच्छा इसको छोड़ देते हैं, दूसरे वाला ले लेते हैं, वो ज्यादा अच्छा लग रहा है। रातों रात इनके प्लान्स दूसरे हो जाते हैं, क्योंकि मूड के ऊपर डिपेंड करता है ना सब कुछ। दूसरा देखो, मून है, मन है। अब मून क्या होता है, मून को 16 कला संपन्न बोला जाता है। इसका मतलब कला प्रेमी आप इनको बोल सकते हो, मतलब किसी ना किसी आर्ट, कोई क्राफ्ट, कोई डिजाइनिंग, म्यूजिक, किसी भी फील्ड में इनका इंटरेस्ट हो सकता है, बहुत अच्छा भी ये कर सकते हैं। मून क्या होगा, मेरा सबकॉन्शियस माइंड होगा। इसका हो सकता है कि इनकी इंट्यूशन अच्छी हो सकता है कि एस्ट्रोलॉजी में, रेकी में, इन फील्ड्स में भी ये लोग जा सकते हैं। लेकिन अगर स्टेबल हो जाए एक जगह, अगर रुक गए, टिक गए, तो ये लोग चले जाएंगे। फिजिकली वीक कह सकते हो आप इन लोगों को ना, थोड़े इमोशन ज्यादा होते हैं ना, और कोई भी इन्हें डिसीजन लेना होगा ना, उनके आड़े इनके इमोशन जरूर आ सकते हैं। अब इनको टैगल कैसे करेंगे, राकेश जी बता दीजिए। मैम इमोशनल ज्यादा होते हैं तो थोड़ा सा प्यार से, इमोशन से ही उनको समझाया हाँ जा सकता है। बिल्कुल सही कहा, भाई इतने इमोशनल हैं तो ऑब्वियसली थोड़ा सा प्यार तो हमें दिखाना ही पड़ेगा। अगर 2 नंबर का बच्चा हो, 1 नंबर के पिताजी हो जाए, 3 नंबर की माताजी हो जाए, है ना, तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। हालांकि 3 नंबर की माताजी फिर भी संभाल लेंगी, वो 3 नंबर है, लेकिन कॉन्फ्लिक्ट देख रहे हो परिवार में कितना बड़ा हो जाएगा, एक 1 नंबर, एक 3 नंबर, एक 2 नंबर, संभालना मुश्किल हो जाएगा। तो इसीलिए इमोशनली इनको हैंडल करना पड़ेगा, हमें टैकल करना पड़ेगा, इनसे बात करनी पड़ेगी खुल के, ताकि ये अपने ना मन की बात आपको बताएं। छिपा जाते हैं, ये मन की बात नहीं बताएंगे तो स्ट्रेस ज्यादा बढ़ेगा इनका, तो बात निकलवानी पड़ेगी आपको इनके अंदर से। थोड़ा क्वेश्चन मार्क की तरह भी है ना, ये जैसे हाँ क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन बन मार्क रहा की है, तरह, हाँ। तो वहां से भी उसको समझ सकते अब आता है नंबर 3, ठीक है जी। अच्छा जब आप ये प्रिडिक्शन दें ना, तो इसमें मेल फीमेल की क्वालिटीज का जनरल ध्यान रखिएगा, है ना, उसके ऊपर भी बहुत ज्यादा कुछ मतलब इफेक्ट आएगा आपके प्रोडिक्शन के ऊपर, कि 1 नंबर वाला मेल है या फीमेल है, तो उसका भी ध्यान रखना पड़ेगा पड़ेगा आपको। क्योंकि 1 नंबर वाला मेल है, हो सकता है खुल के बोल दे, फीमेल है
घर परिवार का ध्यान रखे, उतना ना बोल पाए, हो सकता है दांत पीस के ही रह जाए चुपचाप के बोलने को तो मिला नहीं मुझे ये भी हो सकता है ना, तो वो आपको ध्यान रखना पड़ेगा थोड़ा सा जब आप प्रेडिक्शन करोगे। अब नंबर 3 मतलब जुपिटर, नंबर 3 मतलब गुरु। अब आप बताइए, एक एक करके शुरू हो जाइए। अनुराधा जी बताइए। टीचर, सबको संभाल के चलने वाला। हाँ टीचर, ठीक है। टीचर प्रीचर बोथ। हाँ टीचर प्रीचर बोथ, ठीक है। सोनाली जी। मैम वाइज। वाइज, ठीक है। राकेश शर्मा जी। मैम गुड एडवाइजर हुआ। ठीक है, एडवाइजर हो गया, काउंसलर भी हो गया, है ना। जरूर। ठीक है, दिगंबर मठ जी। ज्ञान मैडम, नॉलेज। हाँ नॉलेज आ गई। ज्ञान देना और ज्ञान लेना दोनों चीजें पसंद होंगी इनको। और बताइए निशा जी। ग्रोथ की तरफ इनका ज्यादा ध्यान रहता है, ग्रोथ का, कुछ भी एक्सपेंशन का। एक्सपेंशन का गुरु है ना, हाँ तो आगे की वृद्धि की सोचेगा अपना कि कैसे हम आगे ग्रो करें, या अपने परिवार के बारे में भी सोचेगा, ठीक है। मैम बहुत ज्यादा सोचते हैं, बहुत एक्सेस में सोचते हैं। बहुत एक्सेस में सोचते हैं, ठीक है, मैं लिख लेती हूँ, लेकिन इस पे ना किसी और का भी इफेक्ट आएगा अगर सोचने वाली बात है ये। ग्रिड में कोई ना कोई और नंबर होगा जिसका इफेक्ट आएगा इस पे, वो हम देखेंगे आगे जब ग्रिड चेक करेंगे। शिवानी जी। मैम क्रिएटिव आइडियाज। हाँ बोल सकते हो क्रिएटिव आइडियाज, ठीक है। एम्बिशियस भी हो सकता है मैम, एम्बिशियस एंड करेजियस, क्योंकि गुरु है। होंगे, एम्बिशियस होंगे, करेजियस होंगे, ठीक है। शरद शर्मा जी, अभी तो पूरे लाइन खाली है इधर की, ये मैडम भरनी पड़ेगी हमें। धार्मिक होने चाहिए। हाँ धार्मिक होने चाहिए, बिल्कुल कह सकते हो, लेकिन धर्म जो होगा ना इनका, चलो फिर मैं अभी बाद में एक्सप्लेन करूंगी। हाँ अभी आप लोग बता दीजिए। अब देखिए 3 नंबर की फॉर्मेशन देखिए, ऐसे भी बन सकता था, स्टैंडिंग लाइन, सॉरी सीधी लाइन, एक ये मतलब एक कर्व और 2 लाइंस, ऐसे भी हो सकता था, ऐसे भी हो सकता था। हमने इसको चूज किया, हमने ये वाला चूज नहीं किया। इसे ना चूज करने का रीजन, हाँ राकेश जी पहले आप बताइए। मैम गुरु का जो थोड़ा प्राउड, प्राउड भी जोड़ सकते हैं क्या? प्राउडली भी होंगे। वही मैं बताने वाली हूँ, मैंने इसीलिए ये शुरू किया, अभी बता देती हूँ प्राउडी में। हमने सर्कल को चूज किया, हमने लाइन ये वाली चूज नहीं की। क्यों नहीं चूज की? देखो ऊपर से देखने में हमें लगेगा कि इनके अंदर बड़ी ईगो है, 3 नंबर वाले के अंदर घमंड है बहुत ज्यादा, बहुत ईगो है ना, गुस्से में रहते हैं हमेशा। लेकिन अगर देखा जाए ना तो अंदर से इनके अंदर ईगो होती नहीं। क्यों नहीं होती है इनके अंदर ईगो? क्योंकि कोई लाइन हमने फॉर्मेशन में नहीं ली। क्यों नहीं ली हमने? क्योंकि इनका ना ज्ञान बहुत बड़ा है। अब सामने वाला जो होगा ना वो आपके लेवल का ही नहीं है। आप बात करना किससे पसंद करोगे? ये किसी शादी ब्याह में जाएंगे ना, बात अगर देखो, अब यहाँ पे खाली 3 नंबर, मैंने पहले ही बोला खाली 3 नंबर देख के मत प्रिडिक्शन कर देना। कोई 3 नंबर है 3 डेट से बना है, कोई 3 नंबर है 12 से बना है, कोई है 21 से बना है। ये 2 आया है ना, ये इमोशन लेके आया है साथ में। ये 1 आया है, ये हेल्पिंग नेचर लेके आया है, उसके बाद 3 बना है। तो सबकी क्वालिटीज अलग हो जाएंगी। जो बेसिक 3 से बना है वो अलग होगा, जो 12 से या 21 से बना है वो अलग हो जाएगा। तो वो हम आगे समझेंगे कैसे अलग हो जाएगा। जो बेसिक 3 है ना, ईगो सिर्फ ऊपर ऊपर से दिखेगी कि इनके अंदर ईगो है, बेसिकली इनके अंदर ज्ञान है। ये अपने ज्ञान को आपको देना चाह रहे हैं। और सामने वाले को क्या लगेगा, ये पिताजी ना सारा दिन ज्ञान ही झाड़ते रहते हैं, इनका बड़ा ईगो बहुत है इनके अंदर, स्ट्रेट फॉरवर्ड है, बिल्कुल स्टबर्न नेचर है इनका। लेकिन एग्जैक्टली ऐसा है नहीं। वो सिर्फ आपको ज्ञान देते हैं। क्यों देते हैं? क्योंकि वो चाहते हैं कि आप कुछ सीखो अच्छा, ठीक है ना। इसके बाद आता है मॉरल वैल्यूज। मॉरल वैल्यूज इनकी बहुत हाई होते हैं। ये आपको गलत डायरेक्शन में कभी भी एनकरेज नहीं करेंगे कि आप गलत डायरेक्शन में जाओ। मतलब अगर आपको कोई सलाह देंगे ना ये, तो डायरेक्शन सही होगा इनका, और बिल्कुल प्रैक्टिकल एस्पेक्ट होगा लाइफ का, तब आपको ये कोई भी सलाह देंगे। मॉरल वैल्यूज में आप ये कह सकते हो कि जरूरी नहीं है कि जो दुनिया मान रही हो ये उसको माने।
हो सकता है कि इनके अपने बनाए हुए वैल्यूज हो, कि मैं ये चीज मानता हूं मेरे परिवार के लिए सही है ये चीज, तो वो मेरे बनाए हुए मॉरल वैल्यूज होंगे, मेरे बनाए हुए एथिक्स होंगे वो। ठीक है ना, क्योंकि इतनी हिम्मत किसके पास है? गुरु के पास ही है ना। आप देख लो यूट्यूब पे कितने सारे गुरु हैं, बहुत बहुत बड़े बड़े गुरु हैं, अपने हिसाब से सब चलते हैं। आज तो मैंने एक डिबेट भी ऐसी देखी जिसमें एंकर तो कोई नहीं था, शायद 7 धर्म गुरु बैठाए हुए थे। दोपहर आ रही थी, मैंने पूरा मतलब सुनने में मजा नहीं आया, थोड़ी देर बाद ही वो बंद हो गई, टीवी बंद कर दिया। दूसरा, झुकना पसंद नहीं करते। क्यों? अपना ज्ञान बहुत बड़ा है, सही बात अगर इनकी है, सही बात पे ये अड़ जाएंगे बिल्कुल, सामने वाला गलत बोलेगा ना उसकी बात मानेंगे नहीं, झुकना पसंद नहीं करेंगे, इसीलिए प्रॉब्लम्स भी इनकी पर लाइफ में होती हैं ज्यादा। क्यों होती है भाई? नहीं, सीधा पेड़ है बिल्कुल, है ना। एडजस्ट कौन करेगा? आज की परिस्थिति के अकॉर्डिंग आज की जो परिस्थिति चल रही है उसके अकॉर्डिंग वो ज्यादा बेटर है ना जो झुक जाए, या वो ज्यादा बेटर है जो बिल्कुल ना झुके? ऑब्वियसली वो ज्यादा बेटर है जो थोड़ा झुक जाए, है ना। ये क्या होंगे? ये गलत के सामने नहीं झुकेंगे, मेरी बात सही है तो मेरी बात सही है, इस तरीके से मानो। क्यों? क्योंकि इनकी बात वाकई में गलत होती ही नहीं है। जो 3 नंबर वाला है ना, देखो अब 3 नंबर के भी अलग इफेक्ट आएंगे। डबल 3 है तो वो दिखावा है, सिंगल 3 है तो वो ही सच है। तो हम ये भी पता लगा सकते हैं न्यूमेरोलॉजी से कि कोई दिखावा कर रहा है, दिखावे वाला ज्ञान दे रहा है हमें, या सही वाला ज्ञान दे रहा है। तो ये जो सिंगल 3 वाले होंगे ना, वो हमें सही ज्ञान देंगे, उसकी ज्ञान पे, उसकी बातों पे आप 100% भरोसा कर सकते हो। डोमिनेटिंग रहेंगे थोड़े से, अपनी चलाने की कोशिश करेंगे। ये सब कुछ ना सिर्फ इनके ज्ञान की वजह से हो रहा है, और कोई दिक्कत नहीं है। इनका ज्ञान सबसे ज्यादा बड़ा है, सच्चाई की राह पे चलेंगे, झूठ बोलना इनको जनरली पसंद नहीं होगा। इमोशंस मत दिखाओ आप इनके सामने ज्यादा, प्रैक्टिकल एस्पेक्ट लेके आओ। तुम्हारी कोई प्रॉब्लम है तो उसे जेन्युइनली आके आप डिस्कस करो इनके साथ, तब आपको वो सोल्यूशन देंगे। बॉडी में थोड़ा हैवी बोल सकते हो आप इनको, गुरु है ना तो थोड़ा फैट देता है वो। आ, और क्या कहते हैं, स्टमक रिलेटेड इश्यूज भी गुरु दे सकता है, कान के इश्यूज भी, मतलब ईयर से रिलेटेड भी इश्यूज दे सकता है। ठीक है, और डरेंगे नहीं किसी से। अब इनको कैसे टैकल करोगे? राकेश शर्मा जी बता दीजिए। मैम इनके पास ज्ञान इतना है तो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट इनके पास लेकर जाएंगे, प्रैक्टिकली से ज्यादा बात करें। हाँ, सीधी और सच्ची बात करनी होगी इनसे, झूठ और बहुत पसंद नहीं है रिस्पेक्ट इनको, देके। रेस्पेक्ट दे के बात करनी होगी मैम बिल्कुल। अगर इनके पास कोई इनका दुश्मन भी जाएगा और अगर वो सच बोल रहा है और उसको कुछ हेल्प की जरूरत है तो ये तब भी पूरी हेल्प करेंगे। हाँ बिल्कुल करेंगे, बस सच बोलना आप, ऐसा नहीं कि घुमा सच। फिरा के आप कुछ भी इनके सामने बोल दो, मैं वो एक सब नहीं क्वेश्चन चलेगा। पूछना चाहती हूँ कि हाँ। क्वेश्चन जैसे कि दिस इज अ न्यूमरोलॉजी, ठीक है, अब हम वैदिक न्यूमरोलॉजी कर रहे हैं। हम्म। माय नंबर इज 19, माय बर्थडे डेट इज 19 और मेरा जो लगन है वो 9 नंबर है। बट जो ये क्वालिटी है ये सारी मतलब मैच होती है। तो ठीक है, तो मैं इसलिए ये पूछना चाह रही हूँ क्या इसका भी इफेक्ट पड़ता है? न्यूमेरोलॉजी का भी इफेक्ट पड़ता है, ये पूछना चाह रहे हो आप? मतलब वैदिक के नंबर का भी आ रहा है और नहीं, 19 क्लियर नहीं है आपकी नंबर आवाज, एक का बार फिर भी से आ रहा है बताइए। तो क्या कुछ ऐसा हाँ देखो, मैं बता देती हूँ इसका होता है? जवाब। आप ये कह रहे हो कि एस्ट्रोलॉजी में अलग है ना, बहुत सारे ग्रह हैं, कहीं कोई क्योंकि ग्रह वो बैठा लगन हो होगा। गया हमारा। हाँ, हम्म। वो लगन हो गया, न्यूमेरोलॉजी में अलग आ गया। तो देखो, आप तो एक ही हो, विधाएं हम्म। चाहे जितनी भी हो, पामिस्ट्री आपका हाथ, ठीक है, टैरो आपके हम्म। कार्ड्स से प्रिडिक्शन कर रहे हैं, न्यूमेरोलॉजी आप ही की डेट ऑफ बर्थ है ना, एनर्जी भी आप ही हम्म। की है, तो भाई प्रिडिक्शन भी आप ही के लिए होगा। चाहे 10 विधाओं से कर लो, होगा आप ही का प्रिडिक्शन। और बिहेवियर, चाहे वो कहते हैं ना, उंगली घी चाहे ऐसे निकालो चाहे ऐसे निकालो, निकलेगा जरूर, चाहे ऐसे निकाल लो चाहे सीट टेढ़ी मेढ़ी करके निकाल लो। ठीक है, तो प्रिडिक्शन आप ही का होगा, और बिल्कुल सही प्रिडिक्शन होगा, चाहे आप इससे देखो चाहे आप उससे देखो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, टैकल करने का तरीका समझ में आ गया, कैसे टैकल करना है? तो आज से ऐसे ही टैकल होंगे परिवार में सब। अब आप लोग अपना रूट नंबर तो बता दीजिए मुझे, ताकि मैं उस हिसाब से आपको भी तो टैकल कर लूं। राकेश जी अपना बताइए जरा।
मेरा 4 है मैम, 4। राकेश जी वेरी का नाइस 4। मैम। शिवानी जी मैम 19 1 नंबर। 1 नंबर। निशा जी 7 नंबर है, 25, 25, 7। समीक्षा जी 8। 8। अनुराधा जी का 1 है, हमें पता है। शरद जी मैम 1 है, 10 है। 10 से, ठीक है। सोनाली वर्मा जी मैम 7 है। दिगंबर मठ जी 224 है मैडम। अच्छा 4 है आपका, ठीक है। अंशु जी 1। सोनिया मोहन जी का 4 है। आशा भगत जी, आशा भगत जी आप भी बता दीजिए। मैम मेरा 4 है, आपका 22 4 का है। 4 करण है जी का 2 जी। है। और आईफोन से हमें पता नहीं है कौन ज्वाइन हुए हैं, तो उनका भी हमें नहीं पता। ठीक है, चलिए ठीक है। अब मैं आपको ना छोटा सा एक नंबर तो और मैं नहीं पढ़ा रही हूँ, एक हल्की सी ग्रिड मैं आपको बनाना सिखा देती हूँ। वैदिक न्यूमेरोलॉजी की जो बेसिक ग्रिड होती है ना। हाँ राकेश शर्मा जी बताइए। मैम एक्चुअल में कुछ वीडियो देखे जैसे लूसो ग्रिड के भी, तो उसमें एक डाउट है मेरा। हाँ। अगर कोई 90s वाली डिकेड में पैदा हुआ, 91 में, 92 में, हम्म। अब ये 2000 वाली सीरीज चल रही है, तो मैम जो 19 वाला था उसमें तो कई 9 होंगे। हम्म। अब ये तभी तो सीधे 2000 लोग थे। जी। 9 का इफेक्ट था ना, अब 2 का इफेक्ट ज्यादा है, अब स्ट्रेस लेवल ज्यादा बढ़ रहा है। तो अब सभी कैसा कैसा होगा मैम? सभी के साथ नहीं होगा ऐसा, वो हम पूरी जब ग्रिड पढ़ेंगे ना। आपका अगर रूट मजबूत है तो कितना भी आपके ऊपर इफेक्ट आ जाए, कहते हैं ना कि घर की नींव मजबूत है तो कितनी बारिश हो जाए, कितना भूकंप आ जाए, नींव बनानी पड़ती है ना। तो बेसिकली आपका अगर रूट मजबूत है तो 2 बार क्या 2 हो, 3 बार 2 हो जाएंगे तो भी इफेक्ट नहीं आने वाला आपके ऊपर। ठीक है, जी। रूट मजबूत होनी चाहिए। अब हमारी जो न्यूमेरोलॉजी की वैदिक जो ग्रिड है उसके नंबर्स आप लोग लिख लीजिए। 3 1 9 6 7 5 2 8 4। सीक्वेंस नंबर का यही रहेगा। और हम इसको ना क्या कहते हैं प्लेन्स, अच्छा मैं बाद में लिखवाऊंगी कैसे पढ़ते हैं। जब आप अपना डेट ऑफ बर्थ यूज करोगे ना, ये नंबर तो फिक्स रहेंगे। अब आपकी डेट ऑफ बर्थ से कौन कौन से नंबर आपके ग्रिड में आएंगे, वो एक मैं छोटी सी कोई भी डेट ऑफ बर्थ लेके बता देती हूँ। जैसे हम ले लेते हैं 21 सितंबर 1974, मैंने ये ग्रिड ले ली। सॉरी, ये मैंने डेट ऑफ बर्थ ले ली। अब ग्रिड बनाने के लिए मुझे 2 चीजों की जरूरत होगी। एक तो मुझे रूट नंबर की जरूरत होगी, दूसरा मुझे करना था जय अम्बे में ऑर्डर करना था। हेलो। दूसरा मुझे डेस्टिनी नंबर की जरूरत हो। तो अब आप मुझे बताओ कि इनका रूट नंबर क्या है और डेस्टिनी नंबर क्या है। रूट नंबर तो 3 है मैम। नंबर तो 3 है। ठीक है, 3 डेस्टिनी है। क्या हो जाएगा? 13 22 30 6 होगा। 6। डेस्टिनी हो गया 6। ठीक है, तो मेरे पास डेट ऑफ बर्थ भी आ गई, रूट भी आ गया, डेस्टिनी भी आ गया। अब मेरा काम क्या रह गया, सिर्फ ये ग्रिड मुझे बनानी है। ठीक है, तो अब हम ये ग्रिड बना लेते हैं पहले। अब देखो शुरुआत कहाँ से होगी ग्रिड बनाने की, जहां से मैं पैदा हुई, यानी मेरा जो डेट ऑफ बर्थ होगा ना वहां से मैं शुरू करूंगी। सबसे पहले क्या लिखा है? 2। अब 2 देखो यहाँ पे कहाँ है, 3rd लाइन में है ना 2। यहाँ पे मैं इस 2 को, मैं इस डेट ऑफ बर्थ को बना रही हूँ, तो ये वाला 2 मैं उठा के लाऊंगी और इसको यहाँ पे लिख दूंगी 2। उसके बाद क्या आता है? 1। 1 कहाँ लिखा है? 1 को मैं यहाँ पे लिख दूंगी फर्स्ट लाइन के मिडिल में। फिर आता है जी मेरा 9। 9 में कहाँ पे लेके आऊंगी? यहाँ पे लेके आऊंगी। हमें एक रूल, इसके जो रूल है वो मैं अभी बता दूंगी। जो सेंचुरी होती है ना वो हम इसमें नहीं लेंगे, यानी कि जो 19 है या जो 20 है उसका ग्रिड में कोई स्पेस नहीं दिया गया, उसको ग्रिड में कोई जगह नहीं दी गई है उसको, तो ये मैं सेंचुरी छोड़ दूंगी। उसके बाद क्या आता है? 7। 7 कहाँ है मेरा? ग्रिड के बिल्कुल बीचों बीच यहाँ पे, ये मैंने लिख दिया 7। फिर क्या आ जाएगा मेरा? 4। 4 मैं लिख दूंगी 4 की जगह पे। ठीक है, इसके बाद मैं रूट पे जाऊंगी। एक रूल यहाँ पे भी लगेगा रूट नंबर पे, कि अगर मेरा डेट ऑफ बर्थ
और रूट नंबर सेम है तो मैं रूट नंबर को कैंसिल कर दूंगी, मतलब मैं रूट नंबर नहीं लूंगी। अब आप यहाँ पे देखो, यहाँ डेट ऑफ बर्थ में 2 और 1 आया है, सेम तो नहीं है ना, 2 और 1 के फॉर्मेशन से रूट बना है 3। अगर ये इनकी डेट ऑफ बर्थ 3 होता तो मैं एक ही 3 लेती। स्टार्ट मैं करूंगी यहाँ से, हमेशा जब मैं पैदा हुई हूँ 2 1 पे, तो 2 1 से स्टार्ट करूंगी। अब यहाँ पे रूट नंबर मेरा 3 है, लेकिन डेट ऑफ बर्थ तो मेरी 21 थी ना, तो ये रूट नंबर भी यहाँ पे लिया जाएगा और मैं यहाँ पे लिख दूंगी 3। ये क्या है, ये मेरा रूट नंबर से लिया है 3। फिर आता है जी डेस्टिनी, डेस्टिनी तो हमें लेना ही लेना है, तो आ गया 6। अब ये जो पर्सन है ना, ये है तो 3 नंबर का, डेस्टिनी इसकी 6 की तरफ है, और इसके अंदर ये सारे नंबर्स की क्वालिटीज है। अब ये सारे नंबर्स की क्वालिटीज पढ़ेंगे, तो अकेला मैं देख लूं किसी को कि ये तो 3 नंबर का इंसान है, भाई ये तो ऐसा होगा जैसे मैंने 3 अभी आपको बताया, नहीं। ये क्या है, 3 1 9 6 7 2 4। इस पर्सन की क्वालिटीज क्या है, जैसे हम ज्योतिष में पढ़ते हैं ना, लगन, ये राशि, ये दृष्टि, प्रभाव बदल गया। यहाँ पे मैं क्या बोलूंगी कि मान लो कि ये अनुराधा जी का चार्ट है, तो अनुराधा जी की बेसिक क्वालिटीज क्या है, 3 1 9 6 7 2 4। ये अनुराधा जी बन गई। अब समझ में आया, ये निकालने का तरीका समझ में आया, कैसे निकाला हमने ग्रिड? एक और समझाऊं एग्जांपल देके? हाँ, यस मैम। चलिए ले लेते हैं एक और। मैम अगर 2 नंबर रिपीट हो रहे हो तो हम जो रिपीटेड नंबर है वो नहीं लेंगे। लेंगे ना, कौन से कहाँ जैसे पे रिपीट हो रहे हैं? जैसे मेरा 8 मार्च 1993 है, तो आपका ही ले 93 लेते हैं, आपका ले लेते हैं, 8 मार्च 1993। 1993। ठीक है, अपना रूट बताइए और डेस्टिनी बताइए। नंबर 8, हम्म, डेस्टिनी 6। 8 और 6। हाँ, आपके केस में आप देखना पड़ेगा ना, इसीलिए मैंने कहा आपका ले लेते हैं। चलिए बनाइए भाई। आप ग्रिड में देखिए कहाँ से शुरुआत करेंगे, अपनी डेट ऑफ बर्थ से। ठीक है, जिस तारीख को हम पैदा हुए, तो 8 आया, 8 कहाँ पे लेके जाऊंगी मैं, 8 की जगह पे मैंने 8 को लिख दिया। 3 मंथ, 3 की जगह पे मैंने 3 को लिख दिया। सेंचुरी मैंने आपको मना किया था कि ये सेंचुरी हम लेंगे ही नहीं। ठीक है, ये सेंचुरी तो हमें लेनी ही नहीं है। बचता क्या है, 9, 93 बॉर्न है ना, तो 9, 9 कहाँ आ जाएगा, 9 की प्लेस पे। 3, 3 कहाँ आ जाएगा, यहाँ पे। फिर आता है जी रूट नंबर। अब देखो इनके केस में हम 8 नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे, डेट ऑफ बर्थ भी 8 है, रूट भी 8 है। तो हमने क्या कहा था कि जब हमारे पास कोई भी ऐसी कंडीशन आए जहां पे हमारा डेट ऑफ बर्थ और रूट सेम ही है, तो वहां पे हम रूट को नहीं लेंगे, यानी एक ही बार 8 लिया जाएगा यहाँ पे। फिर आता है जी हमारा 6, तो 6 हो जाएगा 6 की प्लेस पे। अब समीक्षा जी क्या बन गई, समीक्षा जी हैं 3 3 9 6 8। ये इनकी पर्सनैलिटी है, समीक्षा जी की। खाली 8 पर्सनैलिटी नहीं है इनकी, इनकी पर्सनैलिटी टोटल ये ग्रिड हो जाएगी, और इसमें जो दशा आएगी ना उसका भी इफेक्ट होगा। क्लियर? इसमें किसी का कोई क्वेश्चन? मैम यानी 1 to 9 तक जितने नंबर्स होंगे वो हम नहीं लेंगे रूट में? हाँ, रूट में बिल्कुल नहीं लेंगे हम। कहाँ से नहीं लेंगे, देखो 1 से लेके मैम 9 आ गया, यस उसके मैम। बाद 10 भी आ जाएगा, 20 भी आ हाँ, जाएगा, 10 भी आ गया। 30 भी आ जाएगा। ये पूरी हाँ, लाइन और ये नीचे वाली लाइन, ये हम नहीं लेंगे, ये सिर्फ एक ही बार आया अगर यस। शॉर्टकट में देखें तो। मैम एक क्वेश्चन छोटा सा मेरा था, हम्म जैसे फर्स्ट में हम लोगों ने 3196724 बताया, विच इज अ हम्म कॉम्बिनेशन ऑफ 7 नंबर्स, मीन 7 ट्रेड्स, और हम्म इनके में 5 हैं, हाँ 33968। तो हम्म 3 जैसे दो नंबर सेम हो गए, हम्म तो इसको हम एक ही 3 काउंट करेंगे कि नहीं 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 नहीं, क्वालिटीज दो विल बी नंबर की डबल्ड? क्वालिटीज अलग होती हैं। दो नंबर, अभी अच्छा, तो हम सिंगल सिंगल नंबर पढ़ रहे हैं ना, फिर हम ओके, इसके बाद सेम दोबारा से नंबर रिपीट करेंगे 1 से 9। फिर हम राइट। डबल डबल की क्वालिटीज पढ़ेंगे, ट्रिपल ट्रिपल की क्वालिटीज पढ़ेंगे। मीन्स इन समीक्षा जी केस इनका 968 का क्वालिटी प्लस 33 जो डबल नंबर है उसका हाँ क्वालिटी होगा। हाँ बिल्कुल। ऑलराइट, थैंक यू।
राकेश जी क्लियर हो रहा है, सब समझ में आ रहा है? जी मैम। समीक्षा जी, हाँ जी मैम, आ गया समझ में। शिवानी जी को तो आ ही गया। दिगंबर मठ जी, आपको क्लियर हो रहा है सब कुछ? यस मैडम। चलिए, सोनाली जी, जी मैम। निशा जी, सबसे पूछूंगी मैं, अपने आप बता दीजिए। मैं बिल्कुल समझ आ रहा है, बहुत अच्छे से आ रहा है। ठीक है, शरद जी, जी मैम, थैंक यू। बाकी तो सब लोगों को आ ही रहा है। चलो ठीक है, तो आज हमारी पहली क्लास थी, इसीलिए हम 20 मिनट पहले क्लास खत्म करेंगे, थक गए हम पढ़ाते पढ़ाते सुबह से। ठीक है ना, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे हम नेक्स्ट संडे, तो आगे का अपना कंटिन्यू रखेंगे, है ना। मैम आप अपना नंबर भी तो बताइए। मेरा नंबर, जब नंबर मेरा आएगा ना तो मैं बता दूंगी। मैम बताइए ना अपना नंबर, आप भी तो बताइए। मेरा नंबर है 6। ओह, नॉलेज तभी तो आप में भी काफी है। वीनस शुक्राचार्य जी का नंबर लेके बैठे हैं आपकी ज्ञान। चलिए फिर, है ना, 6 वाली क्वालिटीज पढ़ेंगे। 6 नंबर वाले खराब भी होते हैं बहुत, ऐसा नहीं है कि अच्छे ही होते हैं। नहीं, पर आप तो बहुत अच्छा पढ़ा रहे हो। आपके ट्रेड्स नंबर 3 वाले लग रहे हैं, गुरु वाले मैम मुझे। हाँ, गुरु वाले लग रहे हैं। वो तो ग्रिड बना के ही पता चलेगा ना गुरु है या नहीं है उसमें। ओके। फिर रिकॉर्डिंग मैं आपको कल भेज दूंगी, ओके। ठीक है ना, और नोट्स में कुछ दिन बाद भेजूंगी, क्योंकि नोट्स अभी भेज दूंगी तो आप सारे वो पढ़ लोगे, फिर मजा नहीं आएगा क्लास में मुझे पढ़ाने में। नोट्स थोड़े दिन बाद भेजूंगी। और शीट, हाँ, जो ये आपको ग्रिड बनानी नहीं पड़ेगी, आके दशा कैलकुलेट नहीं करनी पड़ेगी हाथ से, उसके लिए शीट भी मिलेगी, लेकिन अभी नहीं, जब तक हम दशा सीख नहीं लेते तब तक हम नहीं देंगे, वरना मेरे को ना पढ़ाना में बहुत मुश्किल हो जाएगी। आप फटाफट फटाफट कैलकुलेशन करोगे और सब गड़बड़ हो जाएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, है ना। ओके थैंक यू जी, मैम। नमस्ते। थैंक यू सो मच। Good night. नमस्ते मैम। नमस्कार मैडम। नमस्कार।